दोस्तों, आपका हमारे यूनिक स्टोरी टेलर पर स्वागत है। यह कहानी हमारे द्वारा संशोधित तथा अनुवादित किया गया है। आप सुन रहे हैं लूजर इंजीनियर टू ग्रेट बिजनेसमैन, जिसमें हम लोग जानेंगे कि एक कॉलेज छात्र जो एक हारे हुए इंसान से तकनीकी विशेषज्ञ एवं व्यापार साम्राज्य कैसे बनाता है। डिस्क्लेमर: इस उपन्यास में सभी पात्र वस्तुएं लेखक की कल्पना मात्र है, इसलिए इसे गंभीरता से ना लें। नमस्कार दोस्तों, यूनिक स्टोरी टेलर पर आपका स्वागत है। यहाँ विभिन्न प्रकार की कहानी मिलता है। इस कहानी के सारे पत्र लेखक की कल्पना मात्र है। एसमी 18 जोड़ कंटेंट हो सकता है। ये कहानी केवल वॉइस के लिए है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करे। चले आप कहानी पर चले। लूजर इंजीनियर टू ग्रेट बिजनेसमैन, अध्याय 151, पथ 27 मार्च 2026। सोलाराटेक कॉर्पोरेशन पीएसई टॉवर के कॉन्फ्रेंस रूम में एरियन अपने निवेशकों एंटोनेट और ब्रिजेट के साथ एक बैठक में थे। अब सबसे बड़ा विस्तार जो हमें करना चाहिए वह है आईपीओ। उसकी नजर एंटोनेट और ब्रिजेट पर पड़ी ताकि उनका पूरा ध्यान उस पर रहे। एरियन की भरोसेमंद सहायक जूलियट भी वहां मौजूद थी, दस्तावेजों और एक लैपटॉप के साथ इस जटिल प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताने के लिए तैयार। आईपीओ या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश मूलतः किसी कंपनी का सार्वजनिक शेयर बाजार में पदार्पण होता है। ये किसी रेस्टोरेंट के भव्य उद्घाटन जैसा होता है, लेकिन इसमें खाना परोसने के बजाय कंपनी पहली बार जनता के सामने अपने शेयर पेश करती है। ये प्रक्रिया कंपनी को एक निजी स्वामित्व वाली इकाई से, जहां शेयरों का स्वामित्व इन तीनों जैसे सीमित समूह के पास होता है, एक सार्वजनिक इकाई में परिवर्तित कर देती है, जहां कोई भी व्यक्ति शेयर बाजार में कंपनी का हिस्सा खरीद सकता है। आईपीओ का महत्व बहुआयामी है। वित्तीय दृष्टि से ये कंपनी के लिए पर्याप्त पूंजी जुटाने का एक तरीका है। इस धनराशि का उपयोग विस्तार, अनुसंधान और विकास या मौजूदा ऋणों के भुगतान जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। ये समुदाय को एक ऐसे ढांचे के निर्माण में निवेश करने के लिए आमंत्रित करने जैसा है, जहां प्रत्येक योगदानकर्ता सह स्वामी बन जाता है और उद्यम की सफलता या असफलता में भागीदार बन जाता है। सोलाराटेक के लिए सार्वजनिक होना सिर्फ पूंजी की बात नहीं है। ये वैश्विक बाजार में अपनी उपस्थिति और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम है। स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने से कंपनी की दृश्यता बढ़ती है और संभावित ग्राहक, साझेदार और यहां तक कि ऐसे कर्मचारी भी आकर्षित होते हैं जो सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी का हिस्सा बनना चाहते हैं। एंटोनेट अपनी आवाज में थोड़ा सा संदेह लिए आगे झुकी और उसकी नजरें एरियन की आंखों से मिल गईं। क्या हमें वाकई इस आईपीओ को लागू करना जरूरी है? मेरा मतलब है, हाँ, पूंजी का आना आशाजनक लगता है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हमारी कंपनी सार्वजनिक जांच के दायरे में आ जाएगी और कुछ हद तक नियंत्रण भी खो देगी। क्या यह एक बड़ा जोखिम नहीं है? एरियन ने सिर हिलाकर उनकी चिंताओं को स्वीकार किया। यह एक महत्वपूर्ण कदम है श्रीमती एस्टोलिस, और आप समझौते के बारे में सही कह रही हैं। सार्वजनिक होने का मतलब है ज्यादा नियामक जांच और बाहरी निवेशकों के साथ नियंत्रण साझा करना। वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर अपने विचारों को समेटने लगा। लेकिन दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर विचार करें। आईपीओ न केवल हमारी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए आवश्यक धन जुटाएगा, बल्कि उद्योग में हमारी स्थिति को भी मजबूत करेगा। ब्रिजेट, जो ध्यान से सुन रही थी, बोली, मुझे लगता है कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं, एरियन। मुझे नहीं लगता कि हमें संभावित नुकसानों को नजरअंदाज करना चाहिए। सार्वजनिक होने से धन और प्रतिष्ठा तो मिल सकती है, लेकिन इससे हमें बाजार के दबावों का भी सामना करना पड़ सकता है ना? एरियन ने उसकी बात को स्वीकार किया और जूलियट की ओर मुड़ा, जो इस मामले पर डेटा और अंतर्दृष्टि एकत्र कर रही थी। जूलियट ने सिर हिलाया। सुश्री वॉन रीमैन सही कह रही हैं। सार्वजनिक होने का एक बड़ा नुकसान शेयरधारकों द्वारा तिमाही आय और विकास लक्ष्यों को हासिल करने का दबाव है। इससे कभी कभी अल्पकालिक ध्यान केंद्रित हो सकता है, जो संभवतः हमें हमारे दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों से दूर कर सकता है। उन्होंने ग्राफ और आंकड़े दिखाते हुए अपनी प्रस्तुति पर क्लिक किया। सार्वजनिक जांच में वृद्धि का मुद्दा भी है। हमारे वित्तीय प्रदर्शन से लेकर हमारे कार्यकारी निर्णयों तक सब कुछ सूक्ष्मदर्शी की निगरानी में होगा, जो एक दोधारी तलवार हो सकती है। एक ओर ये कंपनी को पारदर्शी और जवाबदेह बनाए रखता है, लेकिन दूसरी ओर ये बाजार की धारणा या यहां तक कि अफवाहों के आधार पर प्रतिकूल प्रचार या शेयर मूल्य में अस्थिरता का कारण बन सकता है। रुको, तुम दोनों ने इस पर चर्चा की? एरियन ने जूलियट और ब्रिजेट के बीच नजर डालते हुए कहा। खैर, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मैं सुश्री वॉन रीमैन के परिवार के लिए काम करता हूं और वह इस कंपनी में मुख्य निवेशक है, मैंने सोचा कि मुझे उन्हें ये बात बता देनी चाहिए। लेकिन मैं आपका बॉस हूं, सुश्री शमिट, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं?
मुझे लगा था कि आप मेरे पक्ष में हैं। मैं आपके पक्ष में हूं, लेकिन इस फैसले के साथ नहीं, क्योंकि सार्वजनिक होने से हमारी यहाँ जो कुछ भी बनाया गया है उसकी नींव को ही नुकसान पहुंचने वाला है, जूलियट ने स्थिर और आत्मविश्वास से जवाब दिया। श्रीमान राजवाट, आपके प्रति मेरी वफादारी में ये सुनिश्चित करना शामिल है कि हम हर जोखिम और अवसर का पूरी तरह से आकलन करें। सार्वजनिक होना एक बड़ा निर्णय है जो सोलाराटेक से जुड़े सभी लोगों को प्रभावित करता है, न केवल वित्तीय दृष्टि से बल्कि एक कंपनी के रूप में हमारे संचालन के तरीके को भी। अरे रुको, यह एक चर्चा होनी चाहिए जिसमें सीईओ यह निर्णय लेंगे कि वे कंपनी का नेतृत्व कहां करेंगे। इसे बहस की तरह नहीं लिया जाना चाहिए जहां हर मोड़ पर मेरे निर्णयों पर सवाल उठाए जाएं, एरियन ने प्रतिवाद किया। चलो एरियन, हम सार्वजनिक नहीं होते, ब्रिजेट ने कहा। हम तब से आपके फैसले के साथ हैं, लेकिन इस फैसले के साथ नहीं। हम आर्थिक रूप से स्थिर हैं और हमें अपनी वृद्धि जारी रखने के लिए अतिरिक्त सार्वजनिक धन की आवश्यकता नहीं है। सार्वजनिक होने से हमें अनावश्यक जोखिमों और दबावों का सामना करना पड़ेगा, जो सोलाराटेक के लिए हमारे द्वारा निर्धारित अभिनव और रणनीतिक मार्ग से हमारा ध्यान भटका सकते हैं। एंटोनेट ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ एरियन, हमारी ताकत हमेशा से ही सार्वजनिक शेयरधारकों को खुश किए बिना त्वरित और रणनीतिक निर्णय लेने की हमारी क्षमता में रही है। हमने सार्वजनिक बाजार के नियमों के अनुसार नहीं, बल्कि चुस्त और नवोन्मेषी रहकर उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। एरियन उनके तर्कों का भार महसूस करते हुए सोचने के लिए रुका। उसने ब्रिजेट से एंटोनेट की ओर, फिर जूलियट की ओर देखा और उनके हाव भावों में सामूहिक चिंता और दृढ़ विश्वास देखा। आप सही कह रहे हैं, एरियन ने आखिरकार स्वीकार किया। आईपीओ का आकर्षण बहुत मजबूत है क्योंकि इससे कई संभावित लाभ मिलते हैं। हालांकि अगर इससे हमारी बनाई हुई चीजों और हमारे काम करने के तरीके पर कोई असर पड़ता है, तो इस समय ये हमारे लिए सही रास्ता नहीं है। यह अच्छी बात है कि हम तुम्हें कुछ समझा पा रहे हैं, एंटोनेट ने कहा। तुमने सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखने का विचार क्यों किया? क्या कंपनी अंततः इसी ओर नहीं जाती? एरियन ने जोर से सोचा। कॉर्पोरेट विकास और सफलता के व्यापक पथ पर विचार करते हुए उसकी आवाज धीमी पड़ गई। जरूरी नहीं, ब्रिजेट ने आगे झुकते हुए धीरे से बीच में कहा। पब्लिक होना सिर्फ एक रास्ता है, मंजिल नहीं। ये सोलाराटेक के दीर्घकालिक दृष्टिकोण और स्थिरता के लिए सबसे अच्छा क्या है, इस पर निर्भर करता है। हमारा ध्यान नवाचार, बाजार विस्तार और सतत विकास पर होना चाहिए, न कि आईपीओ से मिलने वाली तात्कालिक वित्तीय बढ़त और पहचान पर। एरियन ने अपने भरोसेमंद साथियों की बातों को ध्यान से सुनते हुए सोच विचार कर सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मीटिंग स्थगित हो गई है। अभी नहीं, ब्रिजेट ने कहा, क्योंकि हम अपने एक और कदम पर चर्चा करने वाले हैं। कौन सा क्या है? एरियन ने उत्सुकता से पूछा। एंटोनेट भी आगे झुकी, ये जानने के लिए उत्सुक थी कि ब्रिजेट क्या कहना चाहती है। ब्रिजेट ने बताया, हमारा लक्ष्य यही है कि हम चीनी बाजार में सौर पैनल पहुंचाएं। अध्याय 152, चीनी बाजार में प्रवेश की योजना। तो हम चीनी बाजार में कैसे प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं? वैकल्पिक ऊर्जा के साधन के रूप में सौर पैनलों का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में उनकी रैंकिंग क्या है? एरियन ने जूलियट और ब्रिजेट पर नजर गड़ाते हुए पूछा। जूलियट, जो हमेशा तैयार रहती थी, ने प्रोजेक्ट चालू किया और स्क्रीन पर ग्राफ और आंकड़े दिखाने लगी। चीन इस समय सौर पैनलों के निर्माण और उपयोग दोनों ही दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, उसने एक चार्ट की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसमें सौर ऊर्जा क्षेत्र में चीन की तेज वृद्धि दिखाई दे रही थी। हालांकि जूलियट ने आगे कहा, बाजार में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है, जिसमें जिनको सोलर और ट्रिना सोलर जैसी स्थानीय दिग्गज कंपनियां हावी हैं। लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले नवोन्मेषी सौर समाधानों की मांग बढ़ रही है, जो हमारे लिए एक अवसर प्रस्तुत करती है। तो हम चीनी बाजार में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? क्या चीनी सरकार अपनी स्थानीय कंपनियों के हितों की रक्षा नहीं करेगी? एरियन ने बाजार में प्रवेश की बाधाओं के बारे में साझा चिंता व्यक्त करते हुए बीच में ही टोक दिया। ब्रिजेट, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रणनीति का व्यापक अनुभव था, ने जवाब दिया, ये सही बात है एरियन। चीनी बाजार में स्थानीय व्यवसायों के लिए सुरक्षात्मक उपाय हैं, लेकिन विदेशी कंपनियां स्थानीय फर्मों के साथ संयुक्त उद्यमों या साझेदारी के माध्यम से अभी भी बाजार में प्रवेश कर सकती हैं। लगता है आप ये बात भूल गए कि फिलीपींस गणराज्य और चीन जनवादी गणराज्य के बीच, खासकर पश्चिमी फिलीपींस सागर में क्षेत्रीय विवाद चल रहे हैं, एंटोनेट ने कहा। मुझे यह मत बताइए कि आपने इसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि यह हमेशा खबरों में रहा है। जब कभी जूलियट ने गहरी सांस लेते हुए अपनी गलती स्वीकार की। आप सही कह रही हैं, श्रीमती एस्टोलस। फिलीपींस और चीन के बीच भू राजनीतिक तनाव वाकई एक महत्वपूर्ण कारक है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते।
यह न सिर्फ कारोबारी माहौल को प्रभावित कर सकता है, बल्कि चीनी बाजार में हमारे उत्पादों की धारणा और स्वागत को भी प्रभावित कर सकता है। तो चलिए अपना तरीका बदलते हैं, एरियन ने अपनी सीट पर आराम से बैठते हुए कहा। ये सब करने के बाद वह आगे बढ़ा। जूलियट, ब्रिजेट, शायद तुम कोई रणनीति बना सको, खासकर ब्रिजेट, क्योंकि चीन में एक व्यापारी के साथ तुम्हारे गहरे रिश्ते हैं। ब्रिजेट ने सोच समझकर सिर हिलाया। हाँ, मेरे कुछ ऐसे संबंध हैं जो लाभदायक हो सकते हैं। हम इन संबंधों का लाभ उठाकर चीन में अपनी पैठ बना सकते हैं, शायद पायलट प्रोजेक्ट्स या ऐसे सहयोगों से शुरुआत करके जो हमारी तकनीकी और नवाचार क्षमताओं के अनुकूल हों। जूलियट ने अपने लैपटॉप पर टाइप करना शुरू किया। हमें उन चीनी उद्यमों के साथ जुड़ने पर भी विचार करना चाहिए जो उन्नत सौर तकनीकों को अपनाना चाहते हैं। सोलाराटेक को प्रीमियम, उच्च दक्षता वाले सौर समाधानों के प्रदाता के रूप में स्थापित करके हम भीड़ भाड़ वाले बाजार में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। एरियन उत्सुकता से आगे झुका। यह एक ठोस शुरुआत है। हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सौर पैनल बाजार में अभी भी एक खतरा है, जिनको सोलर। क्या आपको लगता है कि वे ऐसा होने देंगे जहां हम आसानी से उनके देश में घुसकर उनके बाजार का बड़ा हिस्सा हड़प सकते हैं? ब्रिजेट ने व्यावहारिक लहजे में जवाब दिया, एरियन, बात बाजार में सीधे सीधे हिस्सेदारी हथियाने की नहीं है। बात बाजार में उन कमियों को पहचानने की है जहां हम अपनी बेहतर तकनीक और बेहतर मूल्य प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। हाँ, जिनको सोलर एक प्रमुख खिलाड़ी है, लेकिन बाजार विशाल है और ऐसी कंपनियों के लिए जगह है जो नवाचार और दक्षता ला सकती हैं। हालांकि जिनको सोलर और चीनी सरकार के बीच कुछ कॉर्पोरेट पर्दे के पीछे लॉबिंग और सौदेबाजी जरूर चल रही होगी। इससे चीनी बाजार में पैठ बनाना और मुश्किल हो जाएगा। एंटोनाइट ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए चिंतनशील नजर से कहा। हमें इस मामले में रणनीतिक और शायद थोड़ा गुप्त दृष्टिकोण रखना होगा। ब्रिजेट ने अपनी विशेषज्ञता से सबका ध्यान आकर्षित करते हुए बताया, चीनी सरकारें हमेशा बाजार के संचालन में हस्तक्षेप करती हैं, खासकर नवीकरणीय ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में। वे घरेलू कंपनियों को लाभ पहुंचाने और उन्हें विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए नीतिगत साधनों, सब्सिडी और स्थानीय सामग्री संबंधी आवश्यकताओं के मिश्रण का इस्तेमाल करते हैं। इससे विदेशी कंपनियों के लिए बाजार में प्रवेश विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो गया है। वह रुकी, अपनी बात को समझने के लिए रुकी, फिर बोली, इसके अलावा चीनी व्यापार परिदृश्य गुआंशी की अवधारणा से काफी प्रभावित है, जो रिश्तों के उस नेटवर्क को संदर्भित करता है जो व्यापार और अन्य लेन देन को सुगम बनाता है। हमें सफल होने के लिए इन रिश्तों को प्रभावी ढंग से समझना और उनका पालन करना होगा। ब्रिजेट ने फिर बारीकियों पर बात करते हुए कहा, चीन में व्यापार और सरकार एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। पश्चिमी नजरिए से जो फैसले पूरी तरह से व्यावसायिक लग सकते हैं, वे अक्सर राजनीतिक विचारों से प्रभावित होते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा और विचार करना होगा कि चीन की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और संवेदनशीलताओं के संदर्भ में हमारे कार्यों और उपस्थिति को कैसे देखा जा सकता है। ब्रिजेट ने विस्तार से बताया, इन जोखिमों को कम करने के लिए हमें उन स्थानीय फर्मों के साथ साझेदारी करने पर विचार करना चाहिए जिनके सरकार के साथ मजबूत संबंध हों। इससे हमें नियामक परिदृश्य को समझने, बाजार की जानकारी हासिल करने और आवश्यक गुआंशी का निर्माण करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा ऐसी साझेदारियां हमें राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं से सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं और बाजार में आसानी से प्रवेश दिला सकती हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, हमारी रणनीति अलग दिखने की बजाय घुलने मिलने की होनी चाहिए। हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हमारी तकनीक चीनी बाजार के विकास में कैसे सहायक हो सकती है और ऊर्जा स्वतंत्रता और सतत विकास जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ कैसे तालमेल बिठा सकती है। इस तरह हम खुद को चीन की प्रगति में योगदानकर्ता के रूप में स्थापित कर पाएंगे, न कि उसके स्थापित खिलाड़ियों को चुनौती देने वाले के रूप में। ये सब सुनने के बाद एरियन ने पूछा, तो क्या चीन में संभावित साझेदारियों या सहयोग के लिए हमारे मन में कोई लक्ष्य है? ब्रिजेट ने सिर हिलाया और अपने टैबलेट पर टैप करके एक सूची दिखाई। हमारे शुरुआती शोध के आधार पर कुछ कंपनियां सहयोग की संभावनाएं दिखाती हैं। ये कंपनियां सक्रिय रूप से उन्नत सौर तकनीक की तलाश में हैं और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों के लिए खुली हैं। हमें निश्चित रूप से और अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके लक्ष्य हमारे लक्ष्यों के अनुरूप हों तथा उनके पास उचित सरकारी संपर्क हो जो हमारे लिए बाजार में प्रवेश को सुगम बना सके। एरियन ने जानकारी को समझते हुए सोच समझकर सिर हिलाया। यह एक सतर्क लेकिन रणनीतिक दृष्टिकोण लग रहा है। ब्रिजेट और जूलियट, आइए एक विस्तृत योजना बनाना शुरू करें जिसमें इन संभावित साझेदारों पर ध्यान केंद्रित किया जाए और हमारे शुरुआती प्रोजेक्ट का रोडमैप तैयार किया जाए। लेकिन मैं अभी भी जिनको सोलर की प्रतिक्रिया को लेकर चिंतित हूं जब वे अपने बाजार में हमारी गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू करेंगे।
मैं नहीं चाहता कि जब वे वहां हमारी उपस्थिति को नोटिस करना शुरू करें तो हम प्रतिक्रियात्मक रवैया अपनाएं। चिंता मत करो, ब्रिजेट ने उससे आश्वस्त किया। मैं जिनको 16 की किसी भी संभावित प्रतिक्रिया का कोई न कोई उपाय जरूर निकालूंगी। ये ठोस होना चाहिए, एरियन ने कहा। ठीक है, लगता है हमने जरूरी बातें कर ली हैं, तो चलिए इस मीटिंग को खत्म करते हैं और काम पर वापस लौटते हैं। दरअसल अभी भी एक रास्ता है, मिस्टर राजवाट, जूलियट ने एरियन को अपनी सीट पर बिठाते हुए कहा। चीन का काम तमाम हो गया है, अब हमें पश्चिम की ओर बढ़ना होगा, यूरोप की ओर नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर। अध्याय 153, अमेरिकी बाजार में प्रवेश की योजना। अब जबकि हमने चीन के लिए अपनी रणनीति की रूपरेखा तैयार कर ली है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजार में प्रवेश के लिए हमारी क्या योजना है? एरियन ने पूछा। उनका ध्यान व्यापक वैश्विक परिदृश्य पर केंद्रित हो गया। जूलियट ने प्रोजेक्टर फिर से चालू किया, जिससे ग्राफ और डेटा का एक नया सेट प्रदर्शित हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है, उसने शुरू किया। उसके स्वर से एक विस्तृत विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण की ओर बदलाव का संकेत मिल रहा था। ये सौर ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और संघीय और राज्य दोनों नीतियों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर एक जोरदार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने स्क्रीन पर मुख्य बिंदुओं को उजागर किया, जिसमें सौर प्रौद्योगिकी की घटती लागत और सहायक सरकारी प्रोत्साहनों के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों में वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाया गया। अमेरिकी सरकार ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सब्सिडी और कर प्रोत्साहन शुरू किए हैं। इन नीतियों के कारण विशेष रूप से कैलिफोर्निया, टेक्सास और एरिजोना जैसे राज्यों में सौर ऊर्जा संयंत्रों में वृद्धि हुई है। इसके बाद जूलियट ने अमेरिकी सौर ऊर्जा बाजार की गतिशीलता की बारीकियों पर गहराई से चर्चा की। चीन के विपरीत अमेरिकी बाजार में स्थानीय दिग्गजों का दबदबा कम है, जिससे विदेशी कंपनियों के लिए ज्यादा समान अवसर उपलब्ध होते हैं। हालांकि यह एक ऐसा बाजार भी है जो नवाचार और गुणवत्ता को महत्व देता है, जो हमारी ताकत का हिस्सा है। उन्होंने अमेरिकी सरकार की हालिया ऊर्जा नीतियों पर चर्चा करते हुए आगे कहा, बाइडेन प्रशासन ने नवीकरणीय ऊर्जा के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसमें 2035 तक कार्बन प्रदूषण मुक्त ऊर्जा क्षेत्र हासिल करने की योजना भी शामिल है। इससे सौर ऊर्जा कंपनियों के लिए अनुकूल माहौल बनता है, क्योंकि नवीकरणीय क्षेत्र में निवेश और मांग बढ़ने की उम्मीद है। जूलियट ने अमेरिकी बाजार में संभावित चुनौतियों और अवसरों की ओर भी ध्यान दिलाया। हालांकि बाजार उच्च गुणवत्ता वाले सौर उत्पादों के लिए ग्रहणशील है, लेकिन साथ ही यह अत्यधिक प्रतिस्पर्धी भी है, क्योंकि मूल्य श्रृंखला में कई खिलाड़ी मौजूद हैं। सफल होने के लिए हमें अपनी उन्नत तकनीक और नवाचार के मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड के जरिए खुद को अलग पहचान देनी होगी, ठीक चीन की तरह। लेकिन एक समस्या है, ब्रिजेट ने बीच में ही कहा। देखिए, उस देश में तेल कंपनियों और पारंपरिक ऊर्जा दिग्गजों का दबदबा है, जो हमारे जैसे नवीकरणीय क्षेत्र के नए खिलाड़ियों के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी कर सकता है। ब्रिजेट ने आगे बढ़कर अपनी विशेषज्ञता का परिचय दिया और उनकी विस्तृत व्याख्या में उनकी विशेषज्ञता साफ झलक रही थी। अमेरिकी ऊर्जा बाजार हालांकि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए तेजी से खुल रहा है, फिर भी स्थापित जीवाश्म ईंधन उद्योगों का उस पर गहरा प्रभाव है। इन संस्थाओं का राजनीतिक परिदृश्य से गहरा नाता है और ये उभरती नवीकरणीय कंपनियों को अपनी बाजार हिस्सेदारी के लिए खतरा मान सकती हैं। एक खास कंपनी जो तेल की एक बड़ी कंपनी है, स्टैंडर्ड ऑयल है। इसके सीईओ का नाम विक्टर ग्रेवसन है। उसने अपने टैबलेट पर टैप किया और एक स्लाइड सामने आई जिस पर स्टैंडर्ड ऑयल का लोगो और सीईओ विक्टर ग्रेवसन का चेहरा दिखाई दे रहा था। विक्टर ग्रेवसन के नेतृत्व वाली स्टैंडर्ड ऑयल उन गहरी जड़ें जमाए ऊर्जा हितों का एक प्रमुख उदाहरण है जिनका हम सामना करेंगे। अमेरिका में ऊर्जा नीति और बाजार की गतिशीलता पर उनका महत्वपूर्ण प्रभाव है। ब्रिजेट ने आगे कहा, हालांकि स्वच्छ ऊर्जा के लिए बढ़ता सार्वजनिक और राजनीतिक समर्थन हमारे लिए एक अवसर प्रस्तुत करता है। नवीकरणीय ऊर्जा की ओर रुझान तेजी से बढ़ रहा है और पारंपरिक ऊर्जा कंपनियां भी वैश्विक रुझानों और नियामक दबावों के साथ तालमेल बिठाने के लिए नवीकरणीय क्षेत्रों में विविधता लाने लगी हैं। ब्रिजेट ने कहा, केवल इतना ही नहीं, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर वैश्विक बदलाव के कारण तेल क्षेत्र की दिग्गज कंपनी के शेयरों की कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है, जिसके कारण वे अपनी बाजार स्थिति बनाए रखने के लिए इस क्षेत्र में संभावनाएं तलाश रहे हैं और निवेश कर रहे हैं। क्या हमें अमेरिका में पैर जमाना नहीं चाहिए? चलो कैलिफोर्निया में एक मुख्यालय खोलकर वहीं से शुरुआत करते हैं। एंटोनेट ने रणनीतिक दृष्टिकोण से बातचीत में आगे बढ़ते हुए सुझाव दिया। कैलिफोर्निया अमेरिका में नवीकरणीय ऊर्जा पहलों में अग्रणी है और हमारे संचालन के लिए एक आदर्श आधार होगा। ये सिलिकॉन वैली का भी घर है, जो महत्वपूर्ण तकनीकी और निवेश साझेदारियां प्रदान कर सकता है।
एरियन ने सोच विचार कर प्रस्ताव पर विचार किया। ब्रिजेट, तुम्हारा क्या विचार है? ब्रिजेट ने सोच विचार कर अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। यह एक व्यावहारिक रणनीति है, एरियन। कैलिफोर्निया में अपना अमेरिकी मुख्यालय स्थापित करने से हम न केवल नवीकरणीय ऊर्जा नवाचार के केंद्र में आ गए हैं, बल्कि हम ऐसे राज्य में भी हैं जहां हमारे उद्योग को महत्वपूर्ण नीतिगत समर्थन प्राप्त है। तो हम किसी विदेशी देश में मुख्यालय वाली कंपनी कैसे शुरू करें? मान लीजिए संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो क्या प्रक्रियाएं होंगी? एरियन ने ब्रिजेट की ओर देखते हुए पूछा, जो इस मामले की विशेषज्ञ हैं। एरियन के प्रश्न पर सिर हिलाते हुए ब्रिजेट ने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक विदेशी मुख्यालय स्थापित करने के लिए प्रमुख चरणों की रूपरेखा बतानी शुरू की। उन्होंने कहा, सबसे पहले हमें अपने अमेरिकी परिचालन के कानूनी ढांचे पर निर्णय लेना होगा। यह एक सहायक कंपनी, एक शाखा या एक संयुक्त उद्यम हो सकता है, जो हमारे रणनीतिक उद्देश्यों और हमारे द्वारा बनाए रखे जाने वाले नियंत्रण के स्तर पर निर्भर करेगा। उन्होंने आगे कहा, एक बार जब हम संरचना पर निर्णय ले लेते हैं, तो हमें उस राज्य में व्यवसाय पंजीकृत कराना होगा जहां हम इसे संचालित करने की योजना बना रहे हैं, इस मामले में कैलिफोर्निया। इसमें कैलिफोर्निया के राज्य सचिव के पास आवश्यक दस्तावेज दाखिल करना और स्थानीय व्यावसायिक नियमों का पालन करना शामिल है। इसके बाद ब्रिजेट ने वित्तीय पहलुओं पर बात की। हमें अमेरिका में उपस्थिति स्थापित करने के कर प्रभावों पर भी विचार करना होगा। इसका मतलब है कि संघीय और राज्य दोनों कर दायित्वों को समझना तथा ये समझना कि वे हमारी समग्र वित्तीय योजना को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। इसके अलावा ब्रिजेट ने आगे कहा, हमें अपने अमेरिकी मुख्यालय में कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में भी सोचना होगा। इसमें यह निर्णय लेना भी शामिल है कि क्या मौजूदा कर्मचारियों को फिलीपींस से स्थानांतरित किया जाए या संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानीय स्तर पर नियुक्त किया जाए। तो कुल मिलाकर यह एक निवेश होगा, एरियन ने आह भरी। अगर हम अमेरिकी बाजार में सचमुच अपनी जगह बनाना चाहते हैं और अक्षय ऊर्जा की बढ़ती मांग का फायदा उठाना चाहते हैं, तो यह एक जरूरी निवेश है, एरियन ने निष्कर्ष निकाला। बिल्कुल, ब्रिजेट ने पुष्टि की। और हालांकि विदेश में परिचालन स्थापित करने में शुरुआती लागत और जटिलताएं शामिल हैं, लेकिन दीर्घकालिक लाभ काफी हो सकते हैं। हमें दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा बाजारों में से एक तक सीधी पहुंच मिलेगी, और कैलिफोर्निया में होने के कारण सिलिकॉन वैली के तकनीकी और नवाचार केंद्र में हमारी स्थिति काफी बेहतर है। जूलियट ने कहा, ब्रांडिंग और धारणा के फायदों की तो बात ही छोड़िए। अमेरिका में, खासकर कैलिफोर्निया में, हमारी उपस्थिति से हमारी छवि वैश्विक स्तर पर और भी मजबूत होगी। जरा सोचिए, फिलीपींस स्थित एक कंपनी की अमेरिका में एक शाखा है, खासकर उस राज्य में जो तकनीक और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अपने अग्रणी काम के लिए जाना जाता है। सिर्फ इसकी ब्रांडिंग ही काफी प्रभावशाली होगी। एरियन ने आह भरी। बहुत अच्छा, रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर 1 हफ्ते के अंदर मुझे दे दो। मुझे उम्मीद है कि यह तुम दोनों के लिए उचित समय सीमा होगी। उसने जूलियट और ब्रिजेट की तरफ देखा, उम्मीद थी कि वे सहमति में सिर हिलाएंगी। जूलियट ने तुरंत जवाब दिया, हाँ मिस्टर राजवाट, यह एक उचित समय सीमा है। हम बाजार विश्लेषण, कानूनी आवश्यकताओं और संभावित साझेदारी के अवसरों सहित सभी आवश्यक जानकारी एकत्र करेंगे और अपनी प्रस्तावित अमेरिका चीन विस्तार रणनीति पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अच्छा, अगर कुछ नहीं हुआ तो ये बैठक स्थगित की जाती है। अध्याय 154, लॉबिंग। 2 अप्रैल 2026। बीजिंग के मध्य में वाणिज्य मंत्रालय की इमारत के विशाल शीशे के सामने वाले हिस्से में श्री वेई को वाणिज्य मंत्री के एक सहयोगी द्वारा कार्यालय तक ले जाया जा रहा था। लो, श्री वेई, सहायक ने एक तरफ हटते हुए कहा और फिर वाणिज्य मंत्रालय के प्रतीक चिन्ह वाले कार्यालय के दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया। श्री चेन वेई ने सराहना से सिर हिलाया और विशाल कार्यालय में प्रवेश किया जहां उपमंत्री लियू चांग उनका इंतजार कर रहे थे। कार्यालय कार्यात्मक और आधुनिक था, जिसमें एक बड़ी मेज रखी हुई थी, जिसके पीछे लियू चांग उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। श्री वेई, आपसे पुनः मिलकर अच्छा लगा, उन्होंने हाथ बढ़ाते हुए कहा। जैसे ही वे अपनी सीटों पर बैठे, बैठक तुरंत व्यावसायिक मुद्दों पर आ गई। लियू चांग ने सीधे पूछा, तो श्री वेई, जिनको सोलर के सीईओ से मिलने की खुशी का श्रेय मुझे किसको जाता है? श्री लियू, मैं यहाँ एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने आया हूँ जिसका हमारी कंपनी के भविष्य पर सीधा असर पड़ता है, श्री वेई ने गंभीर स्वर में कहा। एक उभरता हुआ प्रतिस्पर्धी है फिलीपींस की सोलाराटेक कॉरपोरेशन, जिसका नेतृत्व एरियन राजवाट कर रहे हैं। वे वैश्विक सौर ऊर्जा बाजार में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं और मेरा मानना है कि वे हमारी स्थिति के लिए, खासकर यहाँ चीन में, एक खतरा पैदा कर रहे हैं। सौर प्रौद्योगिकी में उनकी प्रगति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। वे लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं और संभावित रूप से हमारे यहाँ के बाजार में उथल पुथल मचा सकते हैं।
मैं मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वह सोलाराटेक कॉर्पोरेशन को चीनी बाजार में प्रवेश करने से रोकने के लिए उसे काली सूची में डालने पर विचार करे। यह जरूरी है कि हम अपने हितों की रक्षा करें और सौर उद्योग में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखें। लेकिन सोलाराटेक ने हमारे बाजार में प्रवेश नहीं किया है। श्री लियू, हालांकि सोलाराटेक ने आधिकारिक तौर पर हमारे बाजार में प्रवेश नहीं किया है, फिर भी उनके इरादे साफ हैं और उनकी क्षमताएं बढ़ रही हैं। श्री वेई ने स्थिति की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा। वे यूरोप और एशिया में आक्रामक रूप से विस्तार कर रहे हैं और यह बस समय की बात है कि वे चीन की ओर रुख करें। हमें अपने उद्योग और बाजार हिस्सेदारी की सुरक्षा के लिए सक्रिय होना होगा। तो आप चाहते हैं कि मैं सोलाराटेक के उत्पाद को चीन में प्रवेश करने से रोक दूं ताकि आप शीर्ष पर बने रह सकें? क्या आप मुझसे यही पूछ रहे हैं? हाँ, और क्या आपको लगता है कि अगर हम एक फिलिपिनो सोलर पैनल को अपने देश में आने देंगे तो यह चीन की अच्छी छवि के लिए होगा? एक ऐसे देश से जिसके साथ हमारा दक्षिण चीन सागर को लेकर विवाद चल रहा है। मैं सोलाराटेक के उत्पादों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा हूं। ये सिर्फ जिनको सोलर की बाजार स्थिति का मामला नहीं है, ये राष्ट्रीय हित और आर्थिक सुरक्षा का मामला है, श्री वेई ने स्पष्ट किया। उनका स्वर और भी तीखा होता जा रहा था। लियू चांग अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर इसके निहितार्थों पर विचार करने लगे। मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं, श्रीमान वेई, और राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा के संबंध में आपके द्वारा प्रस्तुत व्यापक तस्वीर को भी। हालांकि सोलाराटेक से आयात पर प्रतिबंध लगाने के किसी भी निर्णय पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा और उसे हमारी व्यापार नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के साथ संरेखित करना होगा। उदाहरण के लिए, चीन विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य है और हमें इसके नियमों और समझौतों का पालन करना चाहिए। लियू चांग ने विस्तार से बताया, किसी विशिष्ट कंपनी से आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से, खासकर विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत उचित कारण के बिना, व्यापार विवाद पैदा हो सकते हैं और हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन WTO की परवाह भला किसे है? वेई ने कहा, ऐसा तो नहीं है कि हमें उसका पालन करना ही है। और वैसे भी, अगर हम किसी एक कंपनी पर भी प्रतिबंध लगा दें, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लियू चांग ने अपनी भौहें उठाई और शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, श्रीमान वेई, मैं आपकी हताशा को समझता हूं, लेकिन हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों और समझौतों को यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकते। विश्व व्यापार संगठन और उसके सिद्धांतों के प्रति चीन की प्रतिबद्धता केवल नियमों का पालन करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यापार संबंधों में हमारी विश्वसनीयता और स्थिरता बनाए रखने के बारे में भी है। इन प्रतिबद्धताओं की अनदेखी के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, न केवल जिनको सोलर के लिए बल्कि संपूर्ण चीनी अर्थव्यवस्था के लिए। वेई ने आह भरी, अरे, इतना आदर्शवादी और नियमों के मुताबिक चलने वाला नेता मत बनो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे कई घोटाले हैं। अगर ये घोटाले सामने आ गए तो तुम्हारा करियर खत्म हो सकता है, मिस्टर लियू। बात सिर्फ जिनको सोलर या सोलाराटेक की नहीं है, बात आपसी समझ बनाने की है। क्या तुम नहीं मानोगे? वेई की नजर मिलते ही लियू चांग का चेहरा सख्त हो गया। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? आइए इसे खतरा न कहें, श्रीमान लियू। इसे पारस्परिक लाभ का एक अवसर माने। हम एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं। जिनको सोलर राष्ट्रीय एजेंडे में योगदान दे सकता है और आर्थिक विकास को सहारा दे सकता है। बदले में, हम सोलाराटेक जैसी विदेशी संस्थाओं की निगरानी और जरूरत पड़ने पर उन्हें विनियमित करने में आपकी सहायता चाहते हैं, जो हमारे बाजार प्रभुत्व और राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा बन सकती है। लियू चांग वेई के प्रस्ताव पर विचार करते हुए रुका। आप जो सुझाव दे रहे हैं वह तो एक बारीक रेखा पर है, मिस्टर वेई। फिर भी, मैं आपका प्रस्ताव जरूर सुनूंगा। $10 मिलियन कैसा रहेगा? वेई ने प्रस्ताव दिया। चलो, आप इससे भी ऊपर जा सकते हैं। $10 मिलियन तो उन आरोपों की तुलना में मात्र एक पैसा है जिनका मुझ पर आरोप लगाया जा सकता है। वेई की भौहें थोड़ी ऊपर उठी, फिर वह पास झुके और अपनी आवाज धीमी करते हुए बोले, ठीक है, चलो इसे $50 मिलियन कर देते हैं। लेकिन ये कोई अस्थायी उपाय नहीं है। हम अपने प्रतिस्पर्धियों, विशेष रूप से सोलाराटेक को दूर रखने के लिए व्यापक समर्थन की अपेक्षा करते हैं। लियू चांग ने इस पर विचार किया। उसकी अभिव्यक्ति तटस्थ किंतु विचारशील थी। 50 करोड़, आप कहते हैं? यह एक बड़ी रकम है। ऐसा क्यों लग रहा है कि यह पर्याप्त नहीं है? वेई ने रुककर लियू के स्वर में छिपी मांग को महसूस किया। लियू चांग ने सीधे उसकी नजरों से देखा। श्रीमान वेई, व्यापक योजना के अनुसार अभी तो 50 मिलियन से काम चल सकता है। देर सवेर सोलाराटेक के सौर पैनल चीन में आएंगे। हम इसे तब तक टाल रहे हैं जब तक आप इस तकनीक में बदलाव नहीं कर लेते या इससे बेहतर कुछ नहीं बना लेते। यह एक अस्थायी उपाय है, स्थायी समाधान नहीं। वेई ने दांव समझते हुए सिर हिलाया। समझ गया।
तो क्या हमारा सौदा पक्का हो गया? लियू चांग ने जवाब दिया, बेशक हम ऐसा करेंगे, मैं इस बारे में राष्ट्रपति को एक प्रस्ताव भेजूंगा। बहुत बढ़िया, आपके सहयोग के लिए शुक्रिया मिस्टर चांग, वेई ने खड़े होते हुए कहा। लियू भी खड़े हुए और वेई से हाथ मिलाया। ये कहकर दोनों कमरे से बाहर चले गए। इस बीच फिलीपींस में एरियन अपने टैबलेट पर समाचार पढ़ रहा था, तभी उसे वैश्विक समाचारों की सूचना मिली। एरियन ने अधिसूचना पर टैप किया और शीर्षक पढ़ते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। चीन ने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादों पर नए व्यापार प्रतिबंध लागू किए। लेख में चीन द्वारा अचानक और अप्रत्याशित नियामक परिवर्तनों का विवरण दिया गया था जो विदेशी सौर पैनल निर्माताओं को प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि इसमें सोलाराटेक का सीधे तौर पर जिक्र नहीं था, लेकिन इसके निहितार्थ स्पष्ट थे। एरियन को चिंता हुई, ये हमारे बारे में हो सकता है, उसने ही ये किया है। अध्याय 155, बाधा और नया मिशन। मिस्टर राजवाट, क्या स्थिति है? एरियन के आपातकालीन कॉल के तुरंत बाद जूलियट पहुंची। जूलियट, ये लेख पढ़ो, एरियन ने उसे अपना टैबलेट देते हुए कहा। जूलियट ने टैबलेट लिया और लेख को ध्यान से पढ़ा। जानकारी को पचाते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। चीन का यह नया नियम सीधे तौर पर विदेशी सौर ऊर्जा कंपनियों को निशाना बना रहा है ना? हाँ, लगता है वे हमें बाहर रखने के लिए ही रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, एरियन ने निराशा भरी आवाज में जवाब दिया। मुझे शक है कि इसके पीछे जिनको सोलर का हाथ है, वे अपने घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें जल्दी से कार्रवाई करनी होगी, जूलियट ने सुझाव दिया। हमें इन नियमों को चुनौती देने के लिए अपनी कानूनी टीम से परामर्श करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानूनों के माध्यम से इसका विरोध करने का कोई रास्ता हो सकता है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी झंझट है, एरियन ने कहा और फिर उसे कुछ याद आया। रुको, क्या हमारा लक्ष्य चीन नहीं है? चीन में सौर पैनलों का बाजार अमेरिका से भी बड़ा है और हमें अपने वैश्विक विस्तार के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उनके बाजार में पैठ बनानी होगी। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय कानून का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें तो क्या होगा? क्या हम इन नियमों को विश्व व्यापार संगठन में चुनौती दे सकते हैं? जूलियट ने सोच समझकर सिर हिलाया। ये बात बिल्कुल सही है, मिस्टर राजवाट। विश्व व्यापार संगठन में व्यापार विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र मौजूद है। अगर ये नियम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों का उल्लंघन करते हैं तो हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इससे चीन पर वैश्विक व्यापार मानदंडों के तहत अपने कार्यों को सही ठहराने का दबाव बनेगा। एरियन अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर रणनीति पर विचार करने लगा। इससे इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान भी आकर्षित हो सकता है। अगर हम इसे निष्पक्ष व्यापार और नवाचार की लड़ाई के रूप में देखें तो यह अन्य बाजारों और हितधारकों से समर्थन प्राप्त कर सकता है। तो जूलियट, तुम्हें पता है कि इनके साथ क्या करना है? मैं तुरंत इस पर शोध करवाऊंगा। ये कहकर जूलियट एरियन के ऑफिस से बाहर निकली और अपने ऑफिस की ओर चल पड़ी। उसने जल्दी से अपना मॉनिटर खोला और फिर चीन की हालिया व्यापार नीति के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन में विरोध दर्ज कराने के तरीके पर शोध करने लगी। उन्होंने पाया कि इस प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं, जिसकी शुरुआत परामर्श चरण से होती है, जहां शिकायतकर्ता पक्ष विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए दूसरे पक्ष के साथ औपचारिक रूप से परामर्श का अनुरोध करता है। जूलियट ने आवश्यकताओं पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया। शिकायत लिखित होनी चाहिए और इसमें संबंधित उपायों का विशिष्ट विवरण तथा शिकायत का कानूनी आधार होना चाहिए तथा WTO ढांचे के अंतर्गत विशिष्ट समझौतों और प्रतिबद्धताओं का संदर्भ दिया जाना चाहिए। फिर उसे पता चला कि अगर परामर्श से 60 दिनों के भीतर विवाद का समाधान नहीं होता है तो शिकायतकर्ता एक पैनल के गठन का अनुरोध कर सकता है। व्यापार कानून और नीति के 3 या अधिक विशेषज्ञों वाला ये पैनल मामले की जांच करेगा, दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार करेगा और अपने निष्कर्षों और सिफारिशों का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट जारी करेगा। जूलियट की स्क्रीन विश्व व्यापार संगठन की प्रक्रियाओं, कानूनी मिसालों और इसी तरह के विवादों के केस स्टडी से भरी हुई थी। उन्होंने एक दस्तावेज का मसौदा तैयार करना शुरू किया जिसमें सोलाराटेक द्वारा उठाए जाने वाले शुरुआती कदमों की रूपरेखा दी गई थी, जिसमें इस बारे में व्यापक डेटा इकट्ठा करना भी शामिल था कि चीन के नए नियमों ने उनके व्यवसाय को कैसे प्रभावित किया और विश्व व्यापार संगठन के कानूनी ढांचे के तहत विशिष्ट प्रतिबद्धताओं का संभावित उल्लंघन कैसे किया। 3 घंटे बाद उन्होंने एक प्रारंभिक कार्ययोजना तैयार की। इस दस्तावेज में शिकायत प्रक्रिया के चरणों, आवश्यक दस्तावेजों और प्रत्येक चरण की समय सीमा का उल्लेख था। इसमें संभावित तर्क भी शामिल थे, जिनका उपयोग करके वे ये प्रदर्शित कर सकते थे कि किस प्रकार चीन के नियम सोलाराटेक को असंगत रूप से प्रभावित कर रहे हैं और संभवतः टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते गैट के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं, विशेष रूप से गैर भेदभाव और बाजार पहुंच से संबंधित सिद्धांतों का।
जूलियट को आंकड़ों और उदाहरणों के आधार पर एक मजबूत मामला बनाने की अहमियत पता थी। उसने इस बात के सबूत इकट्ठा करने की योजना बनाई कि कैसे नए नियम सोलाराटेक जैसी विदेशी कंपनियों को निशाना बना रहे हैं, उनकी बाजार पहुंच को प्रभावित कर रहे हैं और चीनी कंपनियों के लिए अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पैदा कर रहे हैं। उनका अगला कदम सोलाराटेक के कानूनी विभाग के साथ समन्वय करके मसौदे को और बेहतर बनाना था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर तर्क कानूनी रूप से ठोस हो और ठोस सबूतों से समर्थित हो। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून विशेषज्ञों से परामर्श करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जो सफलता की संभावना और विवाद प्रक्रिया के दौरान आने वाली संभावित चुनौतियों के बारे में जानकारी दे सकें। इस बीच जब जूलियट अपने काम में व्यस्त थी, दूसरी ओर एरियन को सिस्टम से एक नई सूचना प्राप्त हुई। नया मिशन अनलॉक, नया उद्यम स्थापित करें। अगर आपके द्वारा बेचा जा रहा उत्पाद दुनिया के सबसे बड़े सौर पैनल बाजार में हिस्सेदारी के कारण अवरुद्ध हो रहा है, तो आपके मुख्य उद्यम यानी फोटोवोल्टिक कंपनी पर निर्भर रहना आपको एक व्यावसायिक साम्राज्य बनाने में मदद नहीं करेगा। आपका मिशन एक और ऐसी कंपनी शुरू करना है जो आपके सौर पैनलों जितनी ही लाभदायक हो। सुझाव: आप अपने मन में जो भी हो, एक दवा कंपनी से शुरुआत कर सकते हैं। फोटोवोल्टिक कंपनी, जो आम लोगों के लिए एक विलासिता है, की तुलना में एक दवा कंपनी एक जरूरत है। दवाइयां जरूरी है और आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी हो, उनकी मांग हमेशा बनी रहती है। यह आपके व्यवसाय पोर्टफोलियो को विविधतापूर्ण और मजबूत बनाने का तरीका हो सकता है, जिससे स्थिरता और निरंतर विकास सुनिश्चित होगा। साथ ही मौजूदा वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों को देखते हुए नवोन्मेषी दवा समाधानों की स्पष्ट और तत्काल आवश्यकता है। आप अपने सौर पैनल उद्यम की अनुसंधान और विकास क्षमताओं का लाभ उठाकर दवा क्षेत्र में नवाचार कर सकते हैं, संभवतः टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन विधियों पर ध्यान केंद्रित करके। यह नया उद्यम उन बाजारों के लिए भी दरवाजे खोल सकता है जो सौर पैनल व्यवसाय में आपके सामने आने वाले राजनीतिक और व्यापारिक दबावों के प्रति कम संवेदनशील हैं। पुरस्कार 200,000 सिस्टम पॉइंट। एरियन ने वह लंबा पाठ पढ़ा और समझ में सिर हिलाया। व्यवस्था सही थी, वह पूरी तरह से सिर्फ फोटोवोल्टिक ऊर्जा पर निर्भर नहीं रह सकता था। दवा उद्योग अपनी चुनौतियों और अवसरों के साथ एक नया क्षेत्र प्रस्तुत कर रहा था। उसे अपने व्यापारिक साम्राज्य की दीर्घकालिक व्यवहार्यता के बारे में सोचना था। दवाएं, है ना? उसने बदलाव के बारे में सोचते हुए मन ही मन बुदबुदाया। मैंने बहुत पहले ही अपने पिता की बनाई कंपनी को गिराने की योजना बना ली थी। वो हमें छोड़कर चले गए और मैं उनकी विरासत को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। उनके दिमाग में एक ऐसी कंपनी थी जो असंभव को संभव कर दिखाए, कैंसर का इलाज। अभी तक कैंसर का कोई इलाज नहीं है। इसकी वजह यह है कि इस बीमारी के कई प्रकार हैं और यह नए इलाजों के साथ जल्दी से ढल जाती है। सौभाग्य से उनके पास तकनीकी प्रणाली मौजूद है। ये तो तय हो गया, एरियन एक नया उद्यम, एक दवा कंपनी स्थापित करने जा रहे हैं। ये बहुत ही रोमांचक होने वाला है। वह पहले से ही सोच रहे थे कि अगर ऐसा कोई इलाज मिल गया तो जनता और दवा कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया होगी। अध्याय 156 बर्नआउट। श्री राजवाट, मैंने पहले ही वे दस्तावेज एकत्र कर लिए हैं जिनकी हमें WTO में शिकायत दर्ज कराने के लिए आवश्यकता है। जूलियट ने एरियन के कार्यालय में प्रवेश करते हुए घोषणा की। उसके हाथ में कागजों का एक मोटा फोल्डर था। एरियन ने अपने कंप्यूटर से ऊपर देखा। मुझसे ये सब पढ़ने की उम्मीद मत करो जूलियट, तुम्हें मेरे लिए इसका सारांश लिखना होगा। जूलियट मुस्कुराए, एरियन की लंबे चौड़े दस्तावेजों से नफरत को समझते हुए। बिल्कुल मिस्टर राजवाट, संक्षेप में, चीन जो नियम लागू कर रहा है वे विदेशी सौर कंपनियों को, जिनमें हमारी कंपनी भी शामिल है, अनुचित रूप से निशाना बना रहे हैं। वे विश्व व्यापार संगठन के कई नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, खासकर व्यापार में गैर भेदभाव और बाजार पहुंच से जुड़े नियमों का। एरियन ने सिर हिलाया, उसका ध्यान अब पूरी तरह जूलियट पर था। तो इस चुनौती को चुनौती देने का हमारा क्या उद्देश्य है? जूलियट ने कुर्सी पर टिककर कहा, हमारा मुख्य तर्क यह है कि ये नई नीतियां संरक्षणवादी हैं। इन्हें चीनी सौर कंपनियों को प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यह उन प्रतिबद्धताओं के खिलाफ है जो चीन ने विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के समय की थी। और हमारा मामला कितना मजबूत है? एरियन ने गंभीर भाव से पूछा। काफी मजबूत, जूलियट ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। हमारे पास विदेशी सौर कंपनियों के कारोबार पर पड़ने वाले असर के ठोस सबूत हैं। साथ ही कानूनी मिसालें हमारी स्थिति का समर्थन करती हैं। मुख्य बात यह साबित करना होगी कि ये उपाय अनावश्यक और भेदभावपूर्ण है। एरियन उत्सुकता से आगे झुका, और आगे क्या होगा? हम आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज करते हैं, फिर विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से चीन के साथ परामर्श चरण में प्रवेश करते हैं।
अगर इससे भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम मामले की समीक्षा के लिए एक पैनल गठित करने पर जोर देते हैं। यह एक प्रक्रिया है, लेकिन इन प्रतिबंधों का मुकाबला करने के लिए हमारे पास यही सबसे अच्छा उपाय है। शाबाश जूलियट, एरियन ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। हमेशा की तरह तुम काम बखूबी कर लेती हो। वॉन रीमान परिवार की एक सचिव से जैसी उम्मीद होती है। आपकी प्रशंसा सराहनीय है मिस्टर राजवाट, जूलियट ने विनम्रता से सिर हिलाकर जवाब दिया। मैं सबमिशन प्रक्रिया शुरू करूंगी और हमारी कानूनी टीम के साथ समन्वय करके ये सुनिश्चित करूंगी कि हम परामर्श के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आप इसे हमारी कानूनी टीम के पास छोड़ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक और महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। एरियन ने आगे झुकते हुए अपनी उंगलियां एक दूसरे पर रखते हुए कहा। उत्सुकतावश जूलियट ने एरियन से नजरें मिलाईं। क्या बात है मिस्टर राजवाट? आप दवा कंपनी से कितने परिचित हैं? एरियन ने पूछा। दवा कंपनी, जूलियट ने दोहराया, ये सोचकर कि एरियन इस बारे में क्यों पूछ रहा है। मुझे कुछ समझ है, खासकर नियामक और अनुपालन के पहलुओं में। आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं एक नया उद्यम शुरू करने की योजना बना रहा हूं, एरियन ने बताया। और दवा कंपनी ही मेरी रुचि की कंपनी है। श्री राजवाट, हमने अभी एक नया उद्यम शुरू किया है जिसका नाम राजवाट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है। कौन कह सकता है कि एक के बाद एक नया उद्यम शुरू करने का कोई नियम है? फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में संभावनाएं हैं, खासकर हमारी तकनीकी पृष्ठभूमि के साथ। मेरा मानना है कि हम वहां महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। जूलियट ने एरियन के विचार के पीछे छिपी महत्वाकांक्षा को समझते हुए सिर हिलाया। तो फिर मिस्टर राजवाट, हम इस उद्यम के जरिए कौन सा उत्पाद बेचने की योजना बना रहे हैं? क्या वह कोई दवा होगी? नहीं, तकनीकी, एरियन ने कहा। जूलियट, मैं एक आविष्कारक और वैज्ञानिक किस्म का आदमी हूँ। चिकित्सा तकनीक, चिकित्सा प्रौद्योगिकी। तो फिर हम कोई दवा कंपनी नहीं बल्कि एक चिकित्सा प्रौद्योगिकी कंपनी शुरू कर रहे हैं, जूलियट ने बताया। मुझे पता है, लेकिन एक दवा भी है जो मुझे मिली है, एरियन ने अपने सामने तकनीकी प्रणाली की होलोग्राफिक स्क्रीन को देखते हुए कहा। जूलियट उसे देख नहीं पा रही है। वहां ऐसी दवाओं की एक सूची है जो कैंसर, अल्जाइमर जैसी लाइलाज बीमारियों और यहां तक कि दुर्लभ आनुवंशिक विकारों का भी इलाज करती हैं। बेशक वह अपने सभी हाथों को एक ही प्लेट में नहीं दिखा सकता, वह धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और फिर वहां से आगे बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए एक दवा कंपनी शुरू करने के लिए जरूरी चीजों की एक सूची तैयार करें। जब आप ये काम कर रहे होंगे तब मैं इस बारे में हमारे मुख्य निवेशकों सुश्री वॉन रीमैन और श्रीमती एस्टोलास से बात करूंगा, एरियन ने आदेश दिया। जूलियट ने आह भरी और एरियन ने यह बात नोटिस कर ली। तुम क्यों आहें भर रहे हो? एरियन ने पूछा। आपकी सचिव होने के नाते मेरा काम आपके आदेश का पालन करना है, लेकिन हाल ही में मैं देख रही हूं कि आप मुझ पर बहुत ज्यादा काम का बोझ डाल रहे हैं। मैं WTO शिकायत और एक नया दवा उद्यम एक साथ स्थापित करने की व्यवहार्यता को लेकर चिंतित हूं, जूलियट ने समझाया। एरियन उसकी बात पर विचार करते हुए पीछे झुक गया। हाँ, लगता है मैं आपके साथ बहुत सख्ती से पेश आया हूं, मिस शमिट। मैं आपको लगातार काम देता रहा। आपने उन्हें समय पर पूरा किया, लेकिन मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि आप थक गई हैं। कोई कंपनी पिज्जा मंगवाकर आपके दफ्तर में मंगवाएगी, लेकिन यह अलग बात है। उसने समय देखने के लिए अपनी कलाई घड़ी देखी। क्या तुम लोग शाम को साथ में डिनर पर चलना चाहोगे? मेरी तरफ से। जूलियट इस अचानक प्रस्ताव से अचंभित रह गई। मिस्टर राजवाट, मैं इस प्रस्ताव की सराहना करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह उचित होगा कि हम। एरियन ने हाथ हिलाकर उसकी बात बीच में ही रोक दी। यह कोई डेट नहीं है, जूलियट। इसे एक बिजनेस डिनर समझो। हम दवा कंपनी की योजनाओं पर बात कर सकते हैं। वैसे भी मुझे पहले से ही किसी और में रोमांटिक दिलचस्पी है। मुझे यकीन है कि तुम समझ रही हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। सुश्री वॉन रीमान, लेकिन क्या वह मान जाएंगी? जूलियट हिचकिचाई, फिर सिर हिलाया। अगर आपको लगता है कि रात के खाने पर योजनाओं पर चर्चा करना बेहतर होगा, तो मैं समझती हूँ। और हाँ, मुझे सुश्री वॉन रीमान के साथ आपके रिश्ते के बारे में पता है। मैं उसे फोन करूंगा, स्थिति समझाऊंगा और फिर रात के खाने का आरक्षण कराऊंगा। यह अच्छा लगता है, मिस्टर राजवाट, जूलियट ने सहमति जताते हुए कहा। अब जब यह एक व्यावसायिक बैठक के रूप में आयोजित किया गया था, तो वह इस विचार से अधिक सहज महसूस कर रही थी। बहुत बढ़िया, एरियन ने जवाब दिया। उसका मूड साफ तौर पर अच्छा हो गया था। और जूलियट, मैं काम के बोझ की समस्या का समाधान जरूर करूंगा। शायद अब समय आ गया है कि हम तुम्हारे लिए एक सहायक नियुक्त करें, जो इन प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने में मदद कर सके।
जूलियट ने सचमुच राहत महसूस करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यह मददगार होगा मिस्टर राजवाट। समझने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं जूलियट, तुम इस टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो और मैं तुम्हें थका देना नहीं चाहता। हमारे आगे बड़ी योजनाएं हैं और मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दो। एरियन ने गंभीर स्वर में अपनी बात समाप्त की। जूलियट ने आभार व्यक्त करते हुए सिर हिलाया। तो फिर मैं दवा कंपनी की तैयारियां शुरू कर दूंगी और रात के खाने पर मैं इस बारे में विस्तार से बात करने के लिए उत्सुक हूं। बहुत बढ़िया, एरियन ने अगली मीटिंग के लिए अपना सामान इकट्ठा करते हुए कहा। हम इस नए उद्यम का सीधा सामना करेंगे और चिकित्सा प्रौद्योगिकी में अभूतपूर्व प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। जूलियट के ऑफिस से निकलते ही एरियन ने ब्रिजेट को फोन किया। 5 सेकंड बाद ब्रिजेट ने फोन उठाया। हाँ ब्रिजेट, मिस शमिट और मैं एक बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं, काम से जुड़ी एक मीटिंग। यह मीटिंग बीजीसी हाई स्ट्रीट पर होगी। मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें बता सकूं कि यह सिर्फ एक औपचारिक बिजनेस मीटिंग है और कुछ नहीं। तुम मेरी हो और हमेशा रहोगी। हम ठीक है, ब्रिजेट ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति जताए। बस मुझे बता देना कि तुम्हारा काम हो गया। मैं यहाँ अपने काम में व्यस्त हूँ। क्या ऐसा है? चिंता मत करो, अगले हफ्ते हम अपना रोमांटिक डिनर करेंगे। ओह, मैं चाहती हूँ कि तुम 2 दिन बाद आओ क्योंकि मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। समझ गया, अलविदा। एरियन ब्रिजेट ने एक चुंबन के साथ फोन रख दिया। अध्याय 157 दो उद्यम। उसी दिन शाम को बोनिफेसियो हाई स्ट्रीट गतिविधियों का एक विशाल केंद्र था, जहां महंगी दुकानें, आधुनिक रेस्टोरेंट और दिन भर की गर्मी के बाद ठंडी हवा का आनंद ले रहे लोगों से भरी हरी भरी जगहें थीं। एरियन और जूलियट खुद को इटालियनीज में बैठे हुए पाया, जो एक आकर्षक आधुनिक रेस्टोरेंट था और अपने इतालवी व्यंजनों के लिए जाना जाता था। जब वे मेनू देख रहे थे, एरियन ने पूछा, क्या आपने अपना चुनाव कर लिया है? हम जूलियट ने मेनू पर नजर दौड़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं लिंगुइन अल्ला वोनगोल लूंगी। आप क्या कहेंगी? एरियन ने सहमति में सिर हिलाया। मैं ओसो बुको जरूर ट्राई करूंगा, इसकी बहुत सिफारिश है। ये सुनकर एरियन ने पास खड़ी वेट्रेस को उंगली हिलाकर बुलाया और मानो झटके से वेट्रेस उनकी टेबल पर आ गई। हम ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं, एरियन ने घोषणा की। मैं ओसो बुको लूंगा और वह लिंगुइन अल्ला वोनगोल लेगी, प्लीज। वेट्रेस ने सिर हिलाकर उनका ऑर्डर नोट कर लिया। ड्रिंक्स कैसा रहेगा? उसने दोनों के बीच देखते हुए पूछा। आप क्या सुझाव देंगे? एरियन ने विशाल चयन को देखते हुए कहा। मेनू में वाइन और पेय पदार्थ शामिल हैं। हमारे घर की रेड वाइन ओसो बुको के साथ अच्छी तरह से मेल खाती है और लिंगुइन अल्ला वोनगोल के लिए एक सफेद वाइन, शायद पिनोट ग्रेगियो, उत्कृष्ट होगी, वेट्रेस ने आत्मविश्वास से सुझाव दिया। चलो इन सिफारिशों के साथ चलते हैं, एरियन ने निर्णय लिया और जूलियट ने सहमति में सिर हिलाया। एक बार जब उनके पे का ऑर्डर दे दिया गया तो वेट्रेस चली गई, जिससे उन्हें अपनी बातचीत फिर से शुरू करने का मौका मिल गया। श्री राजवाट, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि मैंने अपना मामला अपनी कानूनी टीम को सौंप दिया है और कार्यालय छोड़ने से पहले ही मैंने आपके नए उद्यम दवा कंपनी की रूपरेखा तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर लिया था। क्या आप कृपया इसे देख सकते हैं? मैंने इसे आपके ईमेल पर भेज दिया है। एरियन ने अपना फोन उठाते हुए सिर हिलाया। जूलियट के एक नए ईमेल का नोटिफिकेशन था। उसने जल्दी से उसे खोला और उसके द्वारा तैयार की गई रूपरेखा को ध्यान से देखा। सब कुछ ठीक लग रहा था और उसने मन ही मन नोट कर लिया कि वह उस रात बाद में इसकी पूरी समीक्षा करेगा। शुक्रिया जूलियट, उसने फोन रखते हुए कहा। मैं जल्द ही इस पर नजर डालूंगा। जूलियट मुस्कुराई, उसे ईमेल मिलने की राहत महसूस हुई। आपका स्वागत है मिस्टर राजवाट। अगर आप कोई बदलाव या संशोधन करना चाहें तो मुझे बताएं। खैर, इसका कोई नाम नहीं है, एरियन ने कहा। हाँ, क्योंकि आपने मुझे अभी तक दवा कंपनी का कोई विशिष्ट नाम नहीं बताया है, जूलियट ने उत्तर दिया। ठीक है, तो क्या मैं अभी एक बनाऊं? यह इतना जटिल भी नहीं होना चाहिए, पर इतना आसान भी नहीं लगना चाहिए। हम एरियन ने एक पल सोचा, मेज पर उंगलियां थपथपाते हुए। मेडिजेन सॉल्यूशंस कैसा रहेगा? ये याद रखने में तो आसान है ही, साथ ही पेशेवर और नयापन लिए हुए भी लगता है। मुझे ऐसा नहीं लगता, जूलियट ने कहा। ये नाम बस सही नहीं लग रहा। इसकी जगह बायोकोर इनोवेशंस कैसा रहेगा? यह ज्यादा आधुनिक और दवा उद्योग के अनुरूप लगता है। नहीं, अच्छा नहीं, एरियन ने कहा। नाम सोचना मुश्किल है। क्या हम साधारण नाम रखें? हमारी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी जैसा नाम रखें। राजवाट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की जगह राजवाट फार्मास्यूटिकल्स। जूलियट ने एरियन के सुझाव पर गौर किया।
राजवाट फार्मास्यूटिकल्स, ये सीधा साधा है और हमारे मौजूदा ब्रांड के साथ मेल खाता है। मुझे लगता है कि यह कारगर है। एरियन ने अपने फैसले से संतुष्ट होकर सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, राजवाट फार्मास्यूटिकल्स ही सही। अब ये तो दवाइयों की बात हो गई, तो मेडिकल टेक्नोलॉजी कैसी होगी? क्योंकि जैसा आपने कहा, आप मेडिकल टेक्नोलॉजी और दवा दोनों लाने की योजना बना रहे हैं, है ना? हम दोनों को एक ही कंपनी के नाम से तो नहीं रख सकते, है ना? जूलियट ने प्रस्ताव रखा। एरियन ने सिर हिलाया। तो दो उद्यम, है ना? कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में राजवाट मेडिकल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के बारे में क्या ख्याल है? ये तो लंबा है। राजवाट मेडटेक सॉल्यूशंस कैसा रहेगा? जूलियट ने सुझाव दिया। एरियन ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, राजवाट मेडटेक सॉल्यूशंस छोटा, सरल और बात को पूरी तरह से स्पष्ट करता है। अब हम नामों पर सहमत हो गए हैं, अब हमें लोगो बनाना है। मैं इसे किसी तीसरे पक्ष की डिजाइन एजेंसी से बनवा लूंगी, जूलियट ने सुझाव दिया। अभी नहीं, मुझे इस बारे में ब्रिजेट और श्रीमती एस्टोलस से बात करनी है। हम यह नहीं देख सकते कि हम कुछ काम कर रहे हैं और उन्हें अंधेरे में छोड़ रहे हैं, एरियन ने टिप्पणी की, अपने निवेशकों को सूचित किए बिना आगे बढ़ने के निहितार्थों पर विचार करते हुए। समझ गया, लेकिन क्या होगा यदि वे हमारी दिशा के बारे में किसी प्रकार की आशंका या चिंता प्रकट करें? जूलियट ने सभी हितधारकों को सूचित और सम्मिलित रखने के महत्व को समझते हुए पूछा। एरियन ने एक पल के लिए उसके सवाल पर विचार किया। अगर उनकी कोई चिंता है तो हम उसका समाधान करेंगे। बाद में विरोध का सामना करने से बेहतर है कि अभी उनकी राय ले ली जाए। वे ईमानदारी और पारदर्शिता की सराहना करेंगे और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि वे आपकी योजना में बाधा डालेंगे जब तक आपके पास इसे समर्थन देने के लिए प्रौद्योगिकी है, जो कि आप सही कर रहे हैं। मेरे पास ये सुरक्षित जगह पर है, एरियन ने आश्वस्त किया। जैसे ही उन्हें जरा भी संदेह हुआ, मैं इसे दिखा दूंगा। उनकी बातचीत कुछ क्षण के लिए रुक गई जब उनका ऑर्डर आया, जिसे वेट्रेस लेकर आए और उनका ऑर्डर ले गई। उसने एरियन और जूलियट के सामने भाप से भरी प्लेटें रख दी और ताजा पके व्यंजनों की सुगंध उनके सामने आ रही थी। लो, उसने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, अपने भोजन का आनंद लो। धन्यवाद, एरियन ने उसकी मुस्कान का जवाब देते हुए कहा। वेट्रेस के जाते ही एरियन और जूलियट ने बिना समय गंवाए अपने अपने व्यंजन खाने शुरू कर दिए। ओसो बुको नर्म और स्वादिष्ट था, हर निवाले के साथ उसका मांस हड्डी से अलग होता जा रहा था। जूलियट का लिगुइन अल्ला वॉनगोल एकदम सही तरीके से पका था और क्लैम्स ने पास्ता में एक हल्का नमकीनपन भर दिया था। जब वे अपना खाना खत्म करने वाले थे, एरियन बोला, तो आपके कार्यभार के मुद्दे पर मैंने आपके लिए एक सहायक सचिव नियुक्त करने का निर्णय लिया है। एरियन ने उस विषय पर बात करते हुए कहा जिस पर उन्होंने दिन में पहले चर्चा की थी। सचमुच? जूलियट की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। हाँ, ये देखते हुए कि आपका काम कितना कठिन है, मेरे लिए चीफ ऑफ स्टाफ होने के नाते मैं कहूंगा कि अब समय आ गया है कि हम आपको कुछ मदद दें, एरियन ने आश्वस्त करते हुए जवाब दिया। जूलियट कृतज्ञता से मुस्कुराए। शुक्रिया मिस्टर राजवाट, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एरियन ने उसका धन्यवाद टाल दिया। जरा भी चिंता मत करो, हमें ये सुनिश्चित करना है कि तुम्हें अपनी भूमिका में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सहयोग मिले। अब जब उनकी प्लेटें खाली हो चुकी थीं, तो एरियन ने वेट्रेस को बिल चुकाने के लिए बुलाया। भुगतान करने के बाद वे दोनों उठे और साथ साथ पार्किंग की तरफ चल पड़े। आप ही अपनी सचिव को ढूंढ रहे होंगे, जब कोई मिल जाए तो मुझे बताइएगा, एरियन ने कहा। बिल्कुल मिस्टर राजवाट। अध्याय 158, एक नया उद्यम खोलने की प्रस्तावना। 2 दिन बाद पीएससी टावर में वापस आकर एरियन अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था और जूलियट द्वारा कल भेजी गई उस रूपरेखा को दोबारा पढ़ रहा था जो उसने उसे चिकित्सा प्रौद्योगिकी और दवा उद्योग में एक नए उद्यम की स्थापना के बारे में भेजी थी। उसके ईमेल के अनुसार फिलीपींस में एक चिकित्सा प्रौद्योगिकी और दवा कंपनी खोलने के लिए कई कदम उठाने होंगे। सबसे पहले कंपनी को फिलीपींस के प्रतिभूति और विनिमय आयोग सेक में पंजीकृत होना होगा। इसमें प्रस्तावित कंपनी का नाम अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना, निगमन के नियम और निदेशकों के नाम प्रदान करना शामिल है। दूसरा, उन्हें उस स्थानीय सरकारी इकाई से आवश्यक परमिट प्राप्त करने होंगे जहां उनका व्यवसाय संचालित होगा। इसमें बारांगा या क्लियरेंस मेयर का परमिट और व्यवसाय परमिट शामिल है। तीसरा, कंपनी को स्वास्थ्य विभाग डोप से लाइसेंस प्राप्त करना होगा, खासकर यदि वे दवा उत्पादों का निर्माण या वितरण करने की योजना बना रहे हैं। इस प्रक्रिया में स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की सुविधाओं और संचालन का गहन मूल्यांकन शामिल है।
चौथा, चिकित्सा प्रौद्योगिकी और दवा उत्पादों दोनों के लिए फिलीपींस के खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA के साथ पंजीकरण अनिवार्य है। इसमें अनुमोदन के कई चरण शामिल होंगे, जिनमें दवाओं के लिए नैदानिक परीक्षण और चिकित्सा उपकरणों के प्रदर्शन मूल्यांकन शामिल है। अंत में, अत्याधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकियों से संबंधित कंपनी के लिए फिलीपींस के बौद्धिक संपदा कार्यालय IPOPHA के माध्यम से बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुरक्षित करना महत्वपूर्ण है, ताकि नवाचारों और आविष्कारों को बिना सहमति के नकल या शोषण से बचाया जा सके। जैसे जैसे एरियन इस जानकारी को आत्मसात करता गया, उसे आगे के काम की जटिलता का एहसास हुआ। एक चिकित्सा प्रौद्योगिकी और दवा कंपनी शुरू करने के लिए न केवल एक महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश की आवश्यकता होगी, बल्कि नियामक और परिचालन चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए एक समर्पित टीम की भी आवश्यकता होगी। लेकिन ये टीम कौन है? दरअसल, इसमें आमतौर पर व्यवसाय के मुख्य संचालन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इसमें आमतौर पर कॉर्पोरेट और स्वास्थ्य देखभाल कानून में विशेषज्ञता वाले कानूनी सलाहकार, बजट और निवेश रणनीतियों को संभालने के लिए वित्तीय विश्लेषक, उत्पाद विकास और विनियामक अनुपालन का मार्गदर्शन करने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञ और नए व्यवसाय की स्थापना के परिचालन पहलुओं की देखरेख करने के लिए परियोजना प्रबंधक जैसे पेशेवर शामिल होते हैं। आमतौर पर कंपनी की जरूरतों के आधार पर ये तृतीय पक्ष ठेकेदार या पूर्णकालिक कर्मचारी होते हैं। शुरुआती सेटअप और नियामकीय संचालन के लिए विशिष्ट विशेषज्ञता वाले तृतीय पक्ष ठेकेदार अधिक लागत प्रभावी और कुशल हो सकते हैं। वे जटिल कानूनी और नियामक प्रक्रियाओं को संभालने का विशेष ज्ञान रखते हैं और उन्हें परियोजना के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि, निरंतर संचालन के लिए निरंतरता बनाए रखने, दैनिक गतिविधियों का प्रबंधन करने और दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने के लिए पूर्णकालिक नियुक्तियां आवश्यक हैं। इन पदों में संभवतः अधिकारियों, अनुसंधान एवं विकास विशेषज्ञों, संचालन कर्मचारियों और मानव संसाधन, IT और विपणन में सहायक भूमिकाओं की एक मुख्य टीम शामिल होगी। एरियन ने समझा कि ठेकेदारों और पूर्णकालिक कर्मचारियों के बीच सही संतुलन बनाना लागत प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण होगा, साथ ही कंपनी के संचालन में विशेषज्ञता और स्थिरता सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कुछ रणनीतिक पूर्णकालिक पदों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया, जैसे कि दैनिक कार्यों के प्रबंधन के लिए एक मुख्य परिचालन अधिकारी CEO और उत्पाद विकास एवं नवाचार का नेतृत्व करने के लिए एक मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी CSO। इसके अतिरिक्त अनुसंधान संस्थानों के साथ साझेदारी बनाने और विशिष्ट परियोजनाओं के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों को नियुक्त करने से पूर्णकालिक कर्मचारियों की अतिरिक्त जिम्मेदारी के बिना अत्याधुनिक ज्ञान और प्रौद्योगिकियों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एरियन ने नियुक्ति रणनीति को परिष्कृत करने और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए जूलियट के साथ सहयोग करने की योजना बनाई, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि वे एक ऐसी टीम का निर्माण कर सके जो चिकित्सा प्रौद्योगिकी और दवा कंपनी के लिए उनके दृष्टिकोण को साकार करने में सक्षम हो। और जब वह इस पर काम कर रहा था, तो दरवाजे पर दस्तक हुई। एरियन की उंगली जो कीबोर्ड पर घूम रही थी, रुक गई और उसने पुकारा, अंदर आइए। दरवाजा खुला और जूलियट अंदर आई। सिर्फ वही नहीं, पीछे पीछे एक औरत भी आ रही थी। कौन है वो? एरियन ने पीछे खड़ी लड़की को देखते हुए पूछा। वह लगभग 20 साल की एक महिला थी, जिसका रंग गोरा, हल्की पीली हरी आंखें और कंधे तक हल्के भूरे बाल थे, जिन्हें चोटी बनाकर रिबन से बांधा गया था। उसने औपचारिक कार्य पोशाक पहनी हुई थी, जिसमें सफेद ब्लाउज के ऊपर लाल रंग का छोटा सूट जैकेट और काली पेंसिल स्कर्ट थी, जो उसके पेशेवर लेकिन स्टाइलिश अंदाज को और निखार रही थी। ये क्लारा है, जूलियट ने बगल में बैठी महिला की ओर इशारा करते हुए परिचय कराया। वह सहायक सचिव पद के लिए उम्मीदवार है। दरअसल वो उम्मीदवार नहीं है, मैंने साक्षात्कार के अंतिम दौर से गुजरने के बाद उसे पहले ही चुन लिया है। उसके पास वह कौशल और अनुभव है जिसकी हमें जरूरत है। एरियन ने फिर क्लारा की तरफ देखते हुए सिर हिलाया। ये तो ठीक है जूलियट, मुझे तुम्हारे फैसले पर भरोसा है। क्लारा की ओर मुड़कर एरियन ने स्वागत में हाथ बढ़ाया। क्लारा, टीम में आपका स्वागत है। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि आप हमारी कंपनी में क्या योगदान दे सकती हैं। क्लारा ने दृढ़ता से उनका हाथ मिलाया, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। धन्यवाद मिस्टर राजवाट, मैं हमारी परियोजनाओं की सफलता में योगदान देने के लिए उत्सुक हूं, और आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैंने आपकी कंपनी के अभिनव कार्यों के बारे में बहुत कुछ सुना है। शुक्रिया क्लारा, एरियन ने जूलियट की ओर देखते हुए जवाब दिया। तो बस इतना ही? मुझे अपनी नई सेक्रेटरी से मिलवा रही हो या मेरे लिए कुछ है? मेरे पास आपके लिए कुछ है, जूलियट ने तुरंत जवाब दिया। ठीक है, क्या बात है?
श्री राजवाट, सुश्री वॉन रीमैन और श्रीमती एस्टोलस आपके द्वारा शुरू किए जाने वाले नए उद्यम पर चर्चा करने के लिए पहले से ही सम्मेलन कक्ष में मौजूद हैं। वे हमारे शामिल होने और राजवाट फार्मास्यूटिकल्स और राजवाट मेडटेक सॉल्यूशंस के वित्तीय और रणनीतिक नियोजन पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने का इंतजार कर रहे हैं। एरियन थोड़ा हैरान हुआ लेकिन बातचीत के लिए तैयार था। उसने सिर हिलाया। शुक्रिया जूलियट, चलो उन्हें इंतजार नहीं करवाते। वह खड़ा हुआ और क्लारा और जूलियट को अपने पीछे आने का इशारा किया। क्लारा, ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका होगा कि तुम देख सको कि हम किस तरह की परियोजनाएं शुरू कर रहे हैं और हमारे कुछ प्रमुख हितधारकों से मिल सको। जैसे ही वे सम्मेलन कक्ष की ओर बढ़े, एरियन ने जल्दी से उन मुख्य बिंदुओं पर विचार किया जिन्हें वह बैठक में शामिल करना चाहता था। वह जानता था कि सुश्री वॉन रीमान और श्रीमती एस्टोलस का समर्थन हासिल करना इस उद्यम की सफलता के लिए बेहद जरूरी था। सम्मेलन कक्ष में प्रवेश करने पर एरियन ने सुश्री वॉन रीमैन और श्रीमती एस्टोलस का गर्मजोशी से स्वागत किया। इतने कम समय में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। चिकित्सा प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल्स में हमारे नए उपक्रमों के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे पास कुछ रोमांचक योजनाएं हैं। जूलियट मेज पर बैठ गई, अपना टैबलेट सेट किया और तैयार किया हुआ प्रेजेंटेशन निकाला। क्लारा उसके बगल में बैठी कार्यवाही देख रही थी और नोट्स ले रही थी। दूसरी ओर जूलियट ने पूछा, रुको, अब तुम सचमुच गंभीर हो? तुम एक दवा कंपनी शुरू कर रहे हो? हाँ, एरियन ने पुष्टि की। यही बात है। हमारे सौर पैनल ऐसी चीज हैं जिन पर हम अपनी संपत्ति बनाने के लिए निर्भर नहीं रह सकते क्योंकि चीन में एक नीति है जो विदेशी कंपनियों को सौर तकनीक आयात करने से रोकती है। यही एक वजह है कि हम चिकित्सा तकनीक और दवा क्षेत्र में विस्तार कर रहे हैं। अब यहाँ इतिहास रचने के लिए कौन तैयार है? अध्याय 159, चौंकाने वाला खुलासा। उस शक्तिशाली घोषणा के आरंभ से ही ब्रिजेट और एंटोनी दंग रह गए। यह एक शानदार शुरुआत है मिस्टर राजवाट, लेकिन क्या हम काम पर लग सकते हैं? एंटोनेट ने कहा। बेशक श्रीमती एस्टोलस। जूलियट, हम प्रस्तुतिकरण की शुरुआत करेंगे जहां मैं आपको फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा प्रौद्योगिकी उद्योगों के वर्तमान बाजार को दिखाऊंगा और फिर हम अपने रणनीतिक दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे और इन बाजारों में खुद को कैसे स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। एरियन ने बैठक का माहौल तैयार करते हुए समझाया। वह प्रोजेक्टर पर उस स्लाइड के आने का इंतजार करता रहा। जैसे ही उसने सफेद स्क्रीन पर उसे चमकते देखा, उसने शुरू कर दिया। फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव कर रहे हैं। ये प्रौद्योगिकी में प्रगति, वृद्ध होती जनसंख्या और वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा पर बढ़ते व्यय के कारण है। जूलियट ने अगली स्लाइड पर क्लिक किया जिसमें बाजार के रुझान का ग्राफ दिखाया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। एरियन ने ग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जटिलताएं बढ़ती हैं और चिकित्सा नवाचारों और उपचारों की मांग बढ़ती है। ये हमारे लिए एक बड़ा बाजार अवसर प्रस्तुत करता है। उन्होंने रुककर जानकारी को समझने का प्रयास किया और फिर आगे बोले, हालांकि इन बाजारों में प्रवेश करना चुनौतियों से खाली नहीं है। हमारा मुकाबला स्थापित खिलाड़ियों और जटिल नियामकीय माहौल से है। जूलियट ने कार्यभार संभालते हुए बताया, हमारी रणनीति नवाचार के माध्यम से विभेदीकरण पर केंद्रित है। हमारा लक्ष्य अद्वितीय चिकित्सा तकनीकें और दवा उत्पाद विकसित करना है जो बाजार की अपूर्ण जरूरतों को पूरा करे। इससे न केवल मरीजों को लाभ होगा बल्कि हम प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले मजबूत स्थिति में भी होंगे। ठीक है, और वह तकनीक और दवा उत्पाद कहाँ है? ब्रिजेट ने पूछा, मानो इस बात पर जोर दे रही हो कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, जूलियट ने अपना गला साफ किया। यही वह हिस्सा है जहां मिस्टर राजवाट ने कहा था कि वह खुद इसका खुलासा करेंगे। सभी की निगाहें एरियन की ओर मुड़ गईं। बेशक आप सभी सोच रहे होंगे कि हमारे उत्पाद क्या होंगे, और सौभाग्य से मैंने इसके लिए अपनी प्रस्तुति सामग्री तैयार कर ली है। एरियन ने डिस्प्ले को स्विच करने के लिए रिमोट निकालते हुए कहा। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की असाध्य बीमारियों की सूची और उनके उपचार में वर्तमान कमियों को दर्शाने वाली स्लाइड पर क्लिक किया। ब्रिजेट, क्या आप कृपया मेरे लिए ये स्लाइड पढ़ सकती हैं? एरियन ने प्रदर्शित सूची की ओर इशारा करते हुए अनुरोध किया। ब्रिजेट ने सिर हिलाया और बेहतर दृश्य देखने के लिए खड़ी हो गई। ये स्लाइड उन बीमारियों की सूची दिखाती है जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्तमान में लाइलाज मानता है, जिनमें अल्जाइमर, पार्किंसन और कुछ प्रकार के कैंसर शामिल हैं। यह इन बीमारियों के लिए प्रभावी उपचारों की कमी और नए चिकित्सा समाधानों की बाजार में भारी जरूरत को उजागर करता है। एरियन ने कहा, बिल्कुल, और यहीं पर राजवाट फार्मास्यूटिकल्स और राजवाट मेडटेक सॉल्यूशंस की भूमिका आती है।
हम इन बीमारियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कैसे? एरियन के आगे बोलने से पहले ही एंटोनेट ने कंधे उचकाते हुए पूछा। उन्होंने प्रस्तुति को अगली स्लाइड पर आगे बढ़ाया, जिसमें एक पारदर्शी दिखने वाली गोली की छवि दिखाई गई। एरियन ने चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, यह उस गोली का प्रोटोटाइप है जिसे मैं अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए विकसित कर रहा हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया क्योंकि सभी का ध्यान स्लाइड पर केंद्रित था। एरियन ने आगे कहा, इसका महत्व समझने के लिए आइए अल्जाइमर के बारे में बात करते हैं। यह एक प्रगतिशील तंत्रिका संबंधी विकार है जो याददाश्त, सोच और व्यवहार को प्रभावित करता है। मूलतः यह मस्तिष्क में प्रोटीन के असामान्य जमाव के कारण होता है जो मस्तिष्क कोशिकाओं के कार्य को बाधित करता है। उन्होंने रुककर यह सुनिश्चित किया कि स्पष्टीकरण पचने लायक हो। ये प्रोटीन जमाव, जिन्हें एमिलॉइड प्लेक और टाउ टैंगल्स कहते हैं, मस्तिष्क के कार्यों में गिरावट का कारण बनते हैं। अल्जाइमर को विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण बनाने वाली बात यह है कि इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। मौजूदा उपचार केवल लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, बीमारी को बढ़ने से नहीं रोकते। इसका कोई इलाज क्यों नहीं है? ब्रिजेट ने जिज्ञासावश पूछा। मस्तिष्क और रोग की जटिलता, एरियन ने उत्तर दिया। अल्जाइमर का सटीक कारण अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। इसमें आनुवंशिक, पर्यावरणीय और जीवनशैली संबंधी कारकों का संयोजन शामिल है। इसके अलावा अक्सर इस रोग का पता तब तक नहीं चलता जब तक कि यह काफी गंभीर न हो जाए, जिससे इसका प्रभावी उपचार मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर इसका इलाज इतना मुश्किल है और दुनिया भर के वैज्ञानिक इसका इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इसे कैसे विकसित कर सकते हैं? एंटोनेट ने संदेह से भरे स्वर में पूछा। क्योंकि मैं अलग हूँ। आइए, श्रीमती एस्टोलस, आप सोलाराटेक कॉर्पोरेशन की स्थापना के समय से मेरे लिए काम कर रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैं जो तकनीक बनाता हूँ वह उन्नत और भविष्योन्मुखी है। ये भी कोई अलग नहीं है। लेकिन कैसे? एंटोनेट ने आश्चर्य से कहा। मुझे नहीं लगता कि आपकी चिकित्सा विज्ञान या औषध विज्ञान में कोई पृष्ठभूमि है। एरियन ने कहा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं एक रहस्यमय व्यक्ति रहा हूँ। अपने उत्पाद के बारे में बताइए, ब्रिजेट ने कहा। ठीक है, तो ये गोली, एरियन ने फिर कहा, कोई साधारण दवा नहीं है। इसे नैनोटेक्नोलॉजी आधारित वितरण प्रणाली का उपयोग करके डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली अल्जाइमर रोग से प्रभावित तंत्रिका मार्गों को सटीक रूप से लक्षित करने में सक्षम है। उन्होंने इस प्रक्रिया को दर्शाने वाली एक विस्तृत स्लाइड पर क्लिक किया। ये गोली रक्त मस्तिष्क अवरोध को पार करने के लिए डिजाइन किए गए नैनोकणों को छोड़ती है, जो पारंपरिक उपचारों के लिए एक चुनौती है। मस्तिष्क में पहुंचकर ये कण चुनिंदा रूप से एमिलॉइड प्लेक और टाउ टैंगल्स से जुड़ जाते हैं, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उनके टूटने और निष्कासन में आसानी होती है। एरियन ने उत्सुकता भरी निगाहों को देखा और आगे कहा, यह तरीका न केवल अल्जाइमर की प्रगति को रोकता है, बल्कि संभवतः इस बीमारी से होने वाले नुकसान को भी उलट देता है। यह मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को बहाल करने के लिए एक अत्यधिक विशिष्ट सफाई दल को भेजने जैसा है। फिर उन्होंने व्यवसाय की ओर रुख किया। निवेश के नजरिए से ये चिकित्सा विज्ञान में एक अभूतपूर्व प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। अल्जाइमर दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है और इसके प्रभावी इलाज का बाजार बहुत बड़ा और अप्रयुक्त है। हम सिर्फ एक गोली नहीं बेच रहे हैं, हम अपने युग की सबसे गंभीर चिकित्सा चुनौतियों में से एक का समाधान प्रदान कर रहे हैं। एंटोनेट अब ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हुए आगे झुकी। तो आप हाईटेक इंजीनियरिंग को मेडिकल साइंस के साथ मिला रहे हैं, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल और एफडीए की मंजूरियों का क्या? जैसे आप कैसे साबित करेंगे कि आपकी यह गोली वाकई काम करती है? एरियन ने स्वीकार किया, ये सबसे कठिन हिस्सा है। हमें अपनी गोली की प्रभावकारिता और सुरक्षा को प्रमाणित करने के लिए व्यापक शोध और कठोर नैदानिक परीक्षण करने पड़ सकते हैं। और इसके लिए आपको प्रतिभागी कहाँ मिलेंगे? मेरा मानना है कि इसके लिए एक प्रक्रिया है ना? एंटोनेट ने आगे कहा। हाँ, एक निश्चित प्रक्रिया है, एरियन ने पुष्टि की। हम सेलुलर मॉडल पर प्रीक्लिनिकल परीक्षणों से शुरुआत करेंगे और फिर दवा की सुरक्षा प्रोफाइल और औषधीय प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए पशु परीक्षण की ओर बढ़ेंगे। इन चरणों से सकारात्मक परिणाम मिलने के बाद हम मानव नैदानिक परीक्षणों के लिए अनुमोदन हेतु आवेदन करेंगे। उन्होंने आगे बताया, मानव परीक्षणों के लिए हम प्रतिभागियों की भर्ती के लिए चिकित्सा अनुसंधान केंद्रों और अस्पतालों के साथ सहयोग करेंगे। ये वे लोग होंगे जिनमें प्रारंभिक से मध्य चरण के अल्जाइमर का निदान किया गया होगा, जिससे एक नियंत्रित और नैतिक अनुसंधान वातावरण सुनिश्चित होगा। एरियन ने चरणबद्ध दृष्टिकोण के बारे में विस्तार से बताया, जो उन्होंने स्वयंसेवकों के एक छोटे समूह में प्रारंभिक सुरक्षा अध्ययन से लेकर बड़े प्रभावकारिता परीक्षणों तक अपनाने की योजना बनाई थी।
हमारा लक्ष्य संज्ञानात्मक कार्य में सुधार लाने और अल्जाइमर की प्रगति को धीमा करने या उल्टने में गोली की प्रभावशीलता का कठोर परीक्षण और सत्यापन करना है। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मेडिकल टेक्नोलॉजी में आपके पास दूसरा क्या है? इसके लिए मैं आप सभी को गहरी सांस लेने को कहूंगा, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूं वह आपको जरूर चौंका देगा, एरियन ने नाटकीय प्रभाव के लिए रुककर कहा। हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए मान लीजिए कि मैंने कैंसर के इलाज के लिए डिजाइन किया गया एक पॉट बनाया है। अध्याय 160, क्या आप अंदर हैं या बाहर? एक दिन पहले बीजीसी स्थित एरियन के पेंटहाउस में वह आभासी दुनिया में दाखिल हुआ और वहां उसने खुद को एक प्रयोगशाला में पाया, जिसके चारों ओर सफेद दीवारें थीं, दीवारों पर चिकित्सा तकनीक की कतारें थीं और एक केंद्रीय होलोग्राफिक इंटरफेस था जो विभिन्न डेटा बिंदुओं और योजनाओं को प्रदर्शित कर रहा था। उसने प्रयोगशाला में घूमते हुए वहां मौजूद उच्च तकनीकी उपकरणों का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि आभासी दुनिया उस तरह के ब्लूप्रिंट के अनुसार बदलती है जिसका वे निरीक्षण करना चाहते हैं। अगर ये दवा से संबंधित कोई चीज है तो यह एक दवा प्रयोगशाला जैसी आभासी दुनिया बनाएगी, जिसमें दवा परीक्षण और आणविक विश्लेषण के लिए सिमुलेशन स्टेशन होंगे। जब उनका ध्यान चिकित्सा उपकरणों पर केंद्रित हुआ तो वातावरण एक इंजीनियरिंग कार्यशाला में परिवर्तित हो गया, जो 3D मॉडलिंग प्लेटफॉर्म और प्रोटोटाइप परीक्षण उपकरणों से सुसज्जित था। आभासी दुनिया की अनुकूलनशीलता से प्रभावित होकर एरियन ने अल्जाइमर की गोली परियोजना में और गहराई से उतरने का फैसला किया। उन्होंने मानव मस्तिष्क के वातावरण की नकल करने वाला एक सिमुलेशन शुरू किया, जिससे उन्हें ये देखने का मौका मिला कि नैनोकण सूक्ष्म स्तर पर एमिलॉइड प्लेक के साथ कैसे क्रिया करते हैं। इस गहन अनुभव से उन्हें गोली के निर्माण में संभावित सुधारों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली, जिससे इसकी प्रभावशीलता बढ़ गई। वैसे उसने गोलियां 3000 सिस्टम पॉइंट्स में खरीदी थीं। गोली होने के कारण ये काफी सस्ती थी। वर्चुअल लैब में घंटों की कड़ी मेहनत के बाद एरियन ने कैंसर उपचार पॉट परियोजना की ओर रुख किया। उन्होंने पॉट की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न इंजीनियरिंग और डिजाइन संशोधनों पर काम किया। इंटरैक्टिव सिमुलेशन के माध्यम से उन्होंने विभिन्न विन्यासों का परीक्षण किया और स्वस्थ ऊतकों को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने में उनकी दक्षता का विश्लेषण किया। इस पूरी प्रक्रिया में एरियन अकेले नहीं थे। उन्नत एआई तकनीक से संचालित वर्चुअल असिस्टेंट ने उन्हें रियल टाइम डेटा विश्लेषण, शोध सारांश और तकनीकी सहायता प्रदान की। उन्होंने पाया कि अल्जाइमर की गोली नकली मस्तिष्क वातावरण में एमिलॉइड प्लेक को कम करने में 99.99% प्रभावी थी। ये परिणाम उनकी शुरुआती उम्मीदों से कहीं बढ़कर था और इसने अल्जाइमर के इलाज में गोली के महत्वपूर्ण प्रभाव की संभावना को उजागर किया। जहां तक कैंसर पॉट की बात है, या जिसे उन्होंने मेडीपॉट कहा था, अगर आप भूल गए हैं तो बता दूं कि सभी प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए डिजाइन की गई एक तकनीक भी कारगर थी। अब समस्या इन चमत्कारी दवाओं और मेडीपॉट के बड़े पैमाने पर उत्पादन की है। ब्लूप्रिंट मौजूद है, योजनाएं मौजूद हैं और निर्माण प्रक्रिया भी मौजूद है, लेकिन इन उन्नत उपचारों के निर्माण के लिए आवश्यक मशीनों की जटिलता के कारण निर्माण प्रक्रिया को वास्तविक दुनिया में दोहराना मुश्किल है। अल्जाइमर की गोली के लिए नैनोकणों के निर्माण और मेडीपॉट के जटिल घटकों के लिए आवश्यक परिशुद्धता के लिए अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाओं की आवश्यकता थी, जो इस दशक में अभी तक उपलब्ध नहीं थी। एरियन ने आह भरी। मुझे फिर से एक कहानी सोचनी होगी, एरियन ने खुद से कहा। इस साल एक भविष्योन्मुखी तकनीक को पेश करने के लिए एरियन हमेशा जनता और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया पर विचार कर रहे थे। उदाहरण के लिए, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र बिना किसी फार्माकोलॉजी या चिकित्सा विज्ञान की पृष्ठभूमि के एक चमत्कारी दवा कैसे बना सकता है। वह जानते थे कि बाजार की नज़र में विश्वसनीयता उतनी ही महत्वपूर्ण होगी जितनी कि उत्पाद स्वयं। उनका सौर पैनल पहले से ही अवांछित ध्यान आकर्षित कर रहा था और प्रदर्शन और प्रयोगों के माध्यम से तथ्यों के बावजूद उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे थे। इस क्षेत्र में भी यही होगा। लेकिन प्रस्तुति कल ही है और उन्हें निवेशकों को इस नए उद्यम के बारे में कुछ बताना था। छोड़ो भी, चलो जो करना है वो करते हैं और बाद में प्रतिक्रियाओं से निपटते हैं, एरियन ने अपनी शंकाओं को दूर करते हुए कहा। वर्तमान दिन पर उन्होंने शुरुआत करते हुए कहा, मेडीपोट सिर्फ एक उपचार उपकरण से कहीं बढ़कर है। ये कैंसर की देखभाल में एक नए युग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें निदान की सटीकता को लक्षित चिकित्सा और पुनर्योजी चिकित्सा के साथ जोड़ा गया है। इसकी मुख्य तकनीक आज उपलब्ध सबसे उन्नत इमेजिंग तकनीकों का उपयोग करके वास्तविक समय में पूरे शरीर का स्कैन करने की अनुमति देती है। उन्होंने रिमोट पर क्लिक किया और प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर मेडीपोट की तस्वीरें दिखाई देने लगीं। एमआरआई, सीटी स्कैन और उन्नत पीईटी तकनीकों का उपयोग करके मेडीपोट सबसे छोटी कैंसर कोशिकाओं का भी पता लगा सकता है और उनका पता लगा सकता है।
इस सटीकता का मतलब है कि हम पहले की तुलना में पहले ही ट्यूमर की पहचान कर सकते हैं, जिससे उपचार के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार होगा। लेकिन रुकिए, एरियन ने कमरे में फैली जिज्ञासा और संशय को भांपते हुए कहा, उन्नत अवस्था वाले कैंसर के बारे में क्या मेडिपोड 3 से 5 अवस्थाओं का प्रभावी ढंग से इलाज कर सकता है? उन्होंने प्रश्न को कुछ देर तक हवा में ही रहने दिया, फिर आत्मविश्वास से बोले, हाँ, ये संभव है। मेडिपोड को कैंसर के सभी चरणों में प्रभावी होने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी तकनीक न केवल प्रारंभिक पहचान के लिए बल्कि उन्नत उपचार के लिए भी है। उन्होंने आगे बताया, कैंसर के अधिक उन्नत चरणों में, जहां ट्यूमर बड़े हो गए हैं और संभवतः मेटास्टेसाइज हो गए हैं, मेडिपोड की लक्षित कीमोथेरेपी वितरण प्रणाली काम आती है। नैनोबॉट्स को एक साथ कई ट्यूमर साइटों को लक्षित करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है, जिससे शरीर में कैंसर कोशिकाओं के स्थान की परवाह किए बिना सीधे कीमोथेरेपी की उच्च सांद्रता पहुंचाई जा सकती है। इसके बाद एरियन ने मेडिपोड की उपचार प्रक्रिया के पुनर्योजी पहलू के बारे में विस्तार से बताया। कैंसरग्रस्त कोशिकाओं के लक्षित विनाश के बाद मेडिपोड क्षति की मरम्मत के लिए पुनर्योजी चिकित्सा का उपयोग करता है। इसमें न केवल ट्यूमर से क्षतिग्रस्त ऊतक बल्कि उपचार से प्रभावित सभी क्षेत्र भी शामिल हैं। ये कैंसर की देखभाल का एक व्यापक दृष्टिकोण है जो रोगी को समग्र रूप से देखता है। जब वह रिपोर्ट कर रहा था, ब्रिजेट ने जम्हाई ली। सच कहूं तो मुझे ये सारी मेडिकल शब्दावली सुनने की जरूरत नहीं है, ये मुझे बोर करती है। मुझे बस इस बात की परवाह है कि आप जो दावा कर रहे हैं वो सच है या नहीं, वरना ये सिर्फ एक कल्पना है। तुम सही कह रही हो, ब्रिजेट। आखिरकार असली बात तो असली दुनिया में उसका इस्तेमाल और उसके ठोस नतीजे ही मायने रखते हैं, एरियन ने माना। लेकिन ये तकनीक तो मेरी गुप्त प्रयोगशाला में पहले से ही मौजूद है। आप हमसे इस काम में आपका समर्थन कैसे उम्मीद करते हैं? एंटोनेट ने बीच में ही टोकते हुए कहा। अगर आप हमें असली तकनीक ही नहीं दिखा सकते, असली नतीजे तो दूर की बात है, तो हमारे लिए निवेश करने का कोई मतलब नहीं है। ये बहुत बड़ा जोखिम है। एरियन ने एंटोनेट की नजर से नजर मिलाई। मैं आपकी चिंताएं समझता हूं, उन्होंने जवाब दिया और आगे कहा। लेकिन बात यह है, मुझे मेडिपोड और गोली की क्षमता पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कुछ देर रुककर अपनी बात जारी रखी, तो मैं आपको 2 विकल्प दे रहा हूं। या तो आप मेरे पिछले अनुभव और मेरे द्वारा बाजार में लाए गए नवाचारों पर भरोसा करें और हम साथ मिलकर आगे बढ़ें, या मैं अकेले ही इस उद्यम की स्थापना करूंगा। अगर मैं अकेला जाता हूं और ये तकनीकें सफल हो जाती हैं, तो दुर्भाग्य से आपको इस अप्रत्याशित लाभ का कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने अपने शब्दों को निवेशकों के दिमाग में बैठाया और उन्हें निर्णय की गंभीरता पर विचार करने का समय दिया। मैं दुनिया बदलने आया हूं, एरियन ने अंत में कहा, और मैं आपको इस सफर का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। साथ मिलकर हम एक ऐसी विरासत बना सकते हैं जो हमसे भी ज्यादा अमर रहेगी, जिंदगी बचाने और चिकित्सा के इतिहास की दिशा बदलने की विरासत। और हाँ, हो सकता है कि आपको चिकित्सा जगत के हॉल ऑफ फेम में एक पट्टिका भी मिल जाए, एरियन ने माहौल को हल्का करने के लिए थोड़े हास्य के साथ कहा। एंटोनेट और ब्रिजेट ने एक दूसरे को देखा। सुश्री वॉन रीमान, श्री राजवाट के एक और स्टंट के बारे में आप क्या सोचती हैं? क्या ये भी उनके सौर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहन जैसा ही होगा? अगर आप मुझसे पूछें तो एरियन के पास नामुमकिन को भी हकीकत में बदलने का जबरदस्त तरीका है, ब्रिजेट ने सोच समझकर जवाब दिया। सोलाराटेक और इलेक्ट्रिक वाहन नवाचार में उनका अनुभव बहुत कुछ कहता है। हाँ, ये जोखिम भरा जरूर है, लेकिन इसके संभावित लाभ बहुत बड़े हैं। एंटोनेट ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी व्यावसायिक सूझबूझ काम कर रही थी। चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति की जरूरत है। अगर माइकल्स मेडिपोड और चमत्कारी गोलियां वादे के मुताबिक काम कर जाती हैं, तो हम एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं। एरियन ने उनके व्यवहार में बदलाव देखा। मैं तुम्हें आंख मूंद कर आगे बढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, उसने आश्वस्त किया। मैं तुम्हें चिकित्सा नवाचार में अग्रणी होने का अवसर दे रहा हूं। हाँ, यह एक ऐसा उद्यम है जिसमें जोखिम तो है, लेकिन साथ ही यह बड़े लाभ का वादा भी करता है। आपने ऐसा कहा है जैसे हम चिकित्सा पुनर्जागरण के कगार पर हैं, एंटोनेट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आपको कितना चाहिए? इस तरह के निवेश के लिए भारी पूंजी की जरूरत होगी। मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों अकेले ही सब कुछ कर पाओगे, एरियन ने उनकी उत्सुकता और सतर्कता को देखते हुए बीच में ही कहा। मेडिपोड और गोली को सही ढंग से विकसित करने, परीक्षण करने और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए हम लगभग $20 अरब के निवेश पर विचार कर रहे हैं। राशि का उल्लेख होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। ब्रिजेट की भौहें उठ गईं। 20 अरब, ये हमारे मानकों के हिसाब से भी बहुत बड़ी रकम है। एरियन ने सिर हिलाया।
हाँ बिल्कुल, बेशक आप दोनों ही प्रमुख शेयरधारक होंगे और फिर मैं किसी और की तलाश करूंगा जिसे आप सुझा सकें, जिसके पास इस अभूतपूर्व उद्यम में भाग लेने के लिए दूरदर्शिता और वित्तीय क्षमता हो। हमें ऐसे साझेदारों की जरूरत है जो भविष्य में निवेश करने को तैयार हो, ऐसे साझेदार जो हमारे द्वारा बनाए जा रहे कार्यों के दीर्घकालिक प्रभाव को समझते हो। एंटोनेट ने एरियन की बातों पर गौर से सोचा। आप बोझ बांटने के लिए और निवेशकों को लाने की बात कर रहे हैं। आप जो प्रस्ताव रख रहे हैं उसके पैमाने को देखते हुए यह बात समझ में आती है। एरियन आगे झुका, उसकी आंखें उनकी आंखों से मिल गईं। इतना ही नहीं, मैं अपनी निजी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा इसमें लगाने को तैयार हूं। मुझे इसमें इतना विश्वास है। तो क्या तुम इसमें शामिल हो या नहीं? दोस्तों, आपको इस कहानी को इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें